वेलकम टू कोनार कॉलेज क्लासेस। आज हमारा 7th लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं और अभी तक आपने जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर सीखा हुआ है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर सिखाया था कि नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, नेफ्रॉन के अंदर आपने कहते माल्पीजियन बॉडी, उसके अंदर पे बोवेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और फिर हमने देखा था एफ्रन आर्टियोल, इफ्रन आर्टियोल और वहां पर हम देखा था कि जो इफ्रन आर्टियोल था, इफ्रन आर्टियोल से बनता है पेरिट्यूबुलर नेटवर्क और फिर आगे बनता है ऊपर वासा रेक्टा। तो ये पूरा डिटेल हमने स्ट्रक्चर देखा हुआ था। इस स्ट्रक्चर बेस्ड उसी स्ट्रक्चर के हम आगे चलते हैं और आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरुआत करते हैं, दैट इज द ब्लड सर्कुलेशन इन किडनी। यानी किडनी को ब्लड सर्कुलेशन में कैसा होता है, किडनी को ब्लड सप्लाई कैसा होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन किडनी देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में से आपको जाना है, 25% ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट पासेस थ्रू किडनी। मतलब ध्यान रखना कि एवरी मिनट आप देखते हैं, आपने कंसेप्ट सीखा है कार्डियक आउटपुट वाला कंसेप्ट। तो कार्डियक आउटपुट मतलब क्या होता है, द पंप दैट इज अ ब्लड पंप बाय हार्ट विद इन 1 मिनट। तो एक मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड पंप होता है और उससे 25% उसका 25% है ना, रफली आप कह सकते हैं कि हम कहते हैं कि रफली हम कहते हैं कि 20 दैट इज 1250 ml आता है, लेकिन जब कहते हैं जैसे 1100 to 1200 ml इस तरह से कहते हैं, तो 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड पासेस थ्रू किडनी। यानी एक मिनट के अंदर हार्ट अगर 5 लीटर ब्लड पंप करता है एवरेज, तो उसका 1/4 यानी 25% ब्लड किडनी को सप्लाई होता है। और एक्चुअली होता क्या है, जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो दैट ब्लड जैसे आप देखते हैं कि एओर्टा से आता है सिस्टमिक एओर्टा और सिस्टमिक एओर्टा से अलग-अलग ऑर्गन की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसमें से आप देखते हैं कि 25% ब्लड किडनी को जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उस ब्लड के अंदर जो यूरिया है, ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट हमें फिल्टर करना है, तो लगभग आप देख रहे हैं कि हार्ट ने जितना ब्लड पंप किया है एक मिनट में, मतलब लगभग 5000 ml हम कहते हैं, तो उसका 25% गोज टू किडनी। लेकिन एग्जैक्ट मैथमेटिकली मैच नहीं होगा। हम रफली ऐसे कहते हैं कि एक मिनट के अंदर 1100 to 1200 ml ब्लड पास थ्रू द किडनी। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। थोड़ा मैथमेटिकली एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं आएगी, लेकिन इस तरह से रफली ऐसे कहते हैं, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज देयर, आपको पता है कि जब ब्लड आता है तो पिछली बार भी आपको सिखाया था, जैसे हार्ट है, ओके, हार्ट से सिस्टमिक एओर्टा नीचे जाएगा और सिस्टमिक एओर्टा नीचे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि सिस्टमिक एओर्टा नीचे जाने के बाद आप देखेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल ये किडनी है, तो किडनी को ब्लड आ रहा है, मतलब ये हार्ट से सिस्टमिक एओर्टा और ये नीचे डॉर्सल एओर्टा और फिर ये रीनल आर्टरी आप देख रहे हैं। तो रीनल आर्टरी क्या कर रहा है, सप्लाई ब्लड टू द किडनी। तो इसे शॉर्टकट में मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ओके। तो ये जो रीनल आर्टरी है, ये डॉर्सल एओर्टा रीनल आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू द किडनी। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ तक का कनेक्शन आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए मैंने उसको ज्यादा बड़ी डायग्राम नहीं ड्रॉ की, जस्ट एक आपको रिकनेक्ट करने के लिए मैं डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ की है। तो जैसे हम देखते हैं कि जो रीनल आर्टरी है, यानी हार्ट से ब्लड पंप होगा सिस्टमिक एओर्टा नीचे आके डॉर्सल एओर्टा, देन रीनल आर्टरी एंटर इनटू द किडनी, ओके। तो अभी रीनल आर्टरी जो होती है, तो रीनल आर्टरी जब किडनी के अंदर एंट्री करती है, यहाँ पर देखना, तो रीनल आर्टरी के अंदर यूरिया विल बी मोर। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रीनल आर्टरी शोज हाई अमाउंट ऑफ यूरिया, क्योंकि वो उसके अंदर यूरिया ज्यादा है और यूरिया मतलब ब्लड जो आया था लीवर के तरफ से हार्ट और हार्ट के थ्रू किडनी पर आया है, तो इसके अंदर यूरिया ज्यादा है और इसी यूरिया को, इसी नाइट्रोजन वेस्ट को हमें फिल्टर करना है, ओके। अभी हम ये देखते हैं कि रीनल आर्टरी के आगे किस तरह से होगा, क्योंकि हम देखेंगे किडनी के अंदर जब रीनल आर्टरी एंटर करेगी तो उसके अंदर उसका बाइफर्केशन होगा, क्योंकि एक जो बड़ी आर्टरी आएगी तो उसको छोटे-छोटे इस तरह से बाइफर्केशन होगा और जो बाइफर्केशन होगा तो उसे आगे कहते हैं सेगमेंटल आर्टरी। यानी रीनल आर्टरी जब किडनी में एंटर करती है, किडनी में एंटर करने के बाद उसकी छोटी सी ब्रांच बनती है, उसे कहते हैं सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी फर्दर डिवाइड होगी, यानी जैसे मानो कि ये रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी ये है, ये सेगमेंटल आर्टरी है। सेगमेंटल आर्टरी फर्दर डिवाइड इनटू व्हाट, स्मॉल ब्रांचेस, वो भी आगे चलकर स्मॉल ब्रांच को डिवाइड होगी, दैट इज कॉल्ड इंटरलोबार आर्टरी। यानी आप देखेंगे रीनल आर्टरी डिवाइड इनटू सेगमेंटल आर्टरी और उससे छोटी ब्रांच बनेगी, दैट इज इंटरलोबार आर्टरी। यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर ओ पर आपको खास ध्यान देना है, क्योंकि इंटरलोबार आर्टरी का एक कंसेप्ट है, ओ पर ध्यान देना। इंटरलोबार आर्टरी
further divide into the next branches, that is called arcuate artery. तो arcuate artery में divide हो गया, arcuate artery further divide into interlobular. तो interlobar था, यहाँ पर interlobular है, तो लोबार एंड लोबुलर का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, और इंटरलोबुलर आर्टरी डिवाइड इनटू एफरेंट आर्टरियोल. फिर यहाँ से आपको वापस पता है कि एफरेंट आर्टरियोल मतलब ये आ गया यहाँ पर एफरेंट आर्टरियोल, ये एफरेंट आर्टरियोल है. हम डायरेक्ट दिखाते हैं, जैसे बीच वाले कनेक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किए. ज्यादातर हम डायग्राम में रीनल आर्टरी और एफरेंट आर्टरियोल दिखाते हैं, लेकिन रीनल आर्टरी और एफरेंट आर्टरियोल अगर आप देखेंगे तो रीनल आर्टरियोल से एफरेंट आर्टरियोल के बीच के कनेक्शन हमने यहाँ पर थोड़ा एलैबोरेट की है. एक्चुअली इतना आपको नीट में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ कि ये बायोलॉजी सब्जेक्ट आपका अपग्रेड होना चाहिए, क्योंकि जब आप ज्यादा मार्क की अपेक्षा करते हो तो आपका नॉलेज भी अपडेट होना उतना ही जरूरी होता है. और एक आपका फाउंडेशन बन रहा है, क्योंकि ये फाउंडेशन आपको बहुत लंबे समय तक काम में आने वाला है अगर आप मेडिकल एंड डॉक्टर अगर बनना चाहते हो तो. इसीलिए और थोड़ा जब तक हम डिटेल में जाके किसी भी कंसेप्ट को समझते नहीं है तो कई बार कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाते. इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि आपको डिटेल और डेप्थ के साथ समझाया जाए, क्योंकि जब मैं डिटेल डेप्थ के साथ आपको समझाऊंगा तो आपके अंडरस्टैंडिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. क्योंकि जब कोई कंटेंट ड्रॉप हो जाता है तो फिर वहां पर कई बार क्वेश्चन मार्क तैयार हो जाते हैं. ओके, और हमारी मेथोडोलॉजी एकदम डाउटलेस लेक्चर बनाना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने एक्सपीरियंस किया कि सारे बच्चे डाउट पूछते नहीं है टीचर को, और फिर उनके डाउट वैसे ही रह जाते हैं. क्योंकि इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारा लेक्चर ज्यादा से ज्यादा डाउटलेस तरीके से बने. ओके, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट आपको लेक्चर के अंदर मिले, इसकी मैं कोशिश मेरे तरफ से करने वाला हूं. ओके, तो फिलहाल हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. हमने क्या देखा यहाँ पर फ्लो, हार्ट से सिस्टमिक एओर्टा, ब्लड निकला, नीचे गया डोर्सल एओर्टा, और रीनल आर्टरी से ब्लड किडनी में आ गई. रीनल आर्टरी के अंदर एरिया ज्यादा है, फर्दर डिवाइड इनटू सेगमेंटल आर्टरी, उसके छोटे-छोटे ब्रांचेस बनेंगे. जैसे हम देखते हैं कार्पोरेशन का बड़ा पाइप होता है, फिर आगे और छोटा और छोटा और छोटा, उसी तरह से अंदर जाने के बाद ब्रांचेस मिलेगी. तो सेगमेंटल आर्टरी के आगे इंटरलोबल आर्टरी, इसके आगे आर्कुएट आर्टरी, उसके आगे है इंटरलोबुलर आर्टरी, और इंटरलोबुलर आर्टरी आगे एफरेंट आर्टरियोल. तो आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है कि रीनल आर्टरी है और ये एफरेंट आर्टरियोल है, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि एफरेंट आर्टरियोल तक हम आ गए. और एफरेंट आर्टरियोल के आगे आपको पता है कि यहाँ पर बनता है टफ ग्लोबुलर कैपिलरीज. लास्ट टाइम हमने यहाँ पर देखा था कि टफ यानी गुच्छा होता है, 50 कैपिलरीज का गुच्छा होता है. इसे हमने एक शब्द यूज किया था एनास्टोमोसस प्लेक्सस. अगर आपको याद आ रहा है तो ग्लोमेरुलस इज द एनास्टोमोसस प्लेक्सस, क्योंकि जो टर्म हम सीखते हैं जब तक उसको बार-बार दोहराएंगे नहीं, यूज नहीं करेंगे, तो हमारे दिमाग के अंदर सेट नहीं होगी. क्योंकि इसके अंदर एनास्टोमोसस प्लेक्सस आपने पहली बार ये वर्ड अभी तक सीखा है आपके पूरे एजुकेशन करियर के अंदर, तो आपको इसको दोहराना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा. ओके, तो ग्लोमेरुलस एक एनास्टोमोसस कॉम्प्लेक्स है. यानी मैंने क्या बताया था आपको, एनास्टोमोसस कॉम्प्लेक्स यानी क्या होता है, तो इज अ क्रॉस कनेक्शन ऑफ टू आर्टरीज. इट्स अ क्रॉस कनेक्शन ऑफ टू आर्टरीज. और यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक सीखना है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ग्लोमेरुलस बन गया, ग्लोमेरुलस से जनरली वापस आर्टेरियोल बन गया. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज प्रोड्यूसेस द इफरेंट आर्टेरियोल. आप देख रहे हैं इफरेंट आर्टेरियोल, मैंने EA लिखा है, ये होगा आपका इफरेंट आर्टेरियोल. और इफरेंट आर्टेरियोल से आप देखेंगे यहाँ पर, तो इफरेंट आर्टेरियोल से आगे चलकर आप देखेंगे यहाँ पर जो कैपिलरी का नेटवर्क बनता है सराउंडिंग टू द PCT एंड DCT, दैट इज मैंने यहाँ पर लिखा है PTN. दैट PTN इज नथिंग बट द पेरीट्यूबुलर नेटवर्क. उसे कहते हैं पेरीट्यूबुलर नेटवर्क. एक कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप इस नेफ्रॉन के डायग्राम को अच्छे से समझेंगे नहीं, आपको यूनिट फॉर्मेशन प्रोसेस समझ में आने वाला नहीं है. तो आपको सबसे पहले नेफ्रॉन पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, तो आगे आपको प्रोसेस समझने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इफरेंट आर्टेरियोल आ गया. इफरेंट आर्टेरियोल आप देख रहे हैं, इफरेंट आर्टेरियोल से पेरीट्यूबुलर नेटवर्क का ये रास्ता आपने देखा. ओके, तो इफरेंट आर्टेरियोल से पेरीट्यूबुलर नेटवर्क बनेगा. लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि इफरेंट आर्टेरियोल आल्सो कनेक्टेड टू वासा रेक्टा. व्हाट इज अ वासा रेक्टा? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लूप ऑफ एल्ले के सराउंडिंग में जो यू शेप कैपिलरी का नेटवर्क होता है उसे कहते हैं वासा रेक्टा. दैट इज नोन एज अ वासा रेक्टा.
अभी एक पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मतलब ध्यान में रखना है कि किसी भी ऑर्गन को जब ब्लड सप्लाई होता है तो उसको अल्टरनेटिव वेज रखे जाते हैं। जैसे इफरेंट आर्टेरियोल पीटीएन के साथ कनेक्ट हो रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं इफरेंट आर्टेरियोल कनेक्टेड टू पीटीएन, लेकिन उसी समय इफरेंट आर्टेरियोल आल्सो कनेक्टेड टू वासा रेक्टा एंड उसका एक डायरेक्ट कनेक्शन वासा रेक्टा के साथ भी है और एक कनेक्शन पेरिट्यूबुलर के साथ भी है। ऐसा क्यों है? तो एक्चुअली ध्यान रखना पर तो इसका कंडीशन होता है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव वेज तरीके से ब्लड वहां पर उसको रास्ते दिए जाते हैं ताकि वो ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया का पर्टिकुलरली अच्छे से रहे, क्योंकि अगर एक वे अगर बंद हो जाता है तो सेकंड वे वहां पर शुरू होता है। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि मतलब मैंने इस वे को आपको समझाया था, इस वे को आपको समझाया था। अभी एक मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर इसको ध्यान रखना है कि एफरेंट आर्टेरियोल आप देख रहे हैं यहाँ पर एफरेंट आर्टेरियोल, तो एफरेंट आर्टेरियोल टफ्ट ऑफ ग्लोमेरुलस है और उसके बाद इफरेंट में आ रहा है, इफरेंट पेरिट्यूबुलर में आ रहा है। लेकिन एक रास्ता ऐसा है और एक रास्ता ऐसा भी है कि एफरेंट आर्टेरियोल से सीधा पेरिट्यूबुलर नेटवर्क में, मतलब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर देखना कि एफरेंट आर्टेरियोल से सीधा कनेक्शन पीटीएन को जा रहा है। देखो एफरेंट आर्टेरियोल से सीधा कनेक्शन पीटीएन को भी जा रहा है, एक कनेक्शन ऐसे तरह से जा रहा है और एक कनेक्शन इस तरह जा रहा है। इसे कहते हैं लुडविग शंट। क्या कहते हैं इसको? लुडविग शंट कहते हैं। एक्चुअली शंट SHUNT शंट मतलब बाईपास, यानी अल्टरनेट रास्ता। शंट का मतलब बाईपास यानी अल्टरनेट रास्ता, मतलब एक रास्ता, एक ऑलरेडी रास्ता इस तरह से है, यानी एफरेंट से ब्लड वाया ग्लोमेरुलस वाया इफरेंट आर्टेरियोल पेरिट्यूबुलर नेटवर्क में आ रहा है, जो कि आपको दिख रहा है एफरेंट आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस इफरेंट और पीटीएन यानी पेरिट्यूबुलर नेटवर्क। यानी अभी मैं पीटीएन शॉर्टकट जब यूज करूंगा तो आपको ध्यान रखना कि पेरिट्यूबुलर नेटवर्क उसका मतलब होता है। लेकिन दूसरा रास्ता ये भी है कि एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड सीधा पीटीएन में आ रहा है, मतलब एक तरह से शॉर्टकट है, एक तरह से बाईपास है। अगर यहाँ पर अगर कुछ होता है तो ब्लड इस तरह से पास होगा, तो इसे कहते हैं लुडविग इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, और जिसने ये फाइंड आउट किया था। तो शंट का मतलब बाईपास होता है। इस प्रकार के शंट आपको फ्यूचर में रेस्पिरेशन यानी प्लांट रेस्पिरेशन में भी सीखना है, क्योंकि वहां पर भी आपको दो प्रकार के शंट रेस्पिरेशन में आने वाले हैं। तो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि रेस्पिरेशन में खास करके एसिडल कोए माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह से पास आउट होता है, उसके लिए वहां पर आप देखेंगे कि शंट होते हैं यानी एसिडल कोए के अलावा आप देखते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो एनएडी बनते हैं, वो एनएडी किस तरह से पास होते हैं इसके लिए शंट है। ठीक है, अभी वो पार्ट जो रेस्पिरेशन चैप्टर के साथ है, लेकिन मैंने आपको याद दिया कि आप रेस्पिरेशन चैप्टर के अंदर भी शंट वाला कांसेप्ट स्टडी कर सकते हैं एंड शंट वर्ड आपको कई जगह पर आने वाला है। फिलहाल हम यहाँ का रेफरेंस देखते हैं, तो यहाँ पर शंट का मतलब बाईपास है। तो आप देख रहे हैं कि एक डायरेक्ट सीधा रास्ता और एक घूमते हुए भी जा रहा है। आप देखते हैं कि कई बार एक डेस्टिनेशन में जाने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक घूमकर जाता है और एक सीधा जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि शंट एक बाईपास रास्ता है। ठीक है, तो ब्लड अगर आपका पीटीएन तक आ गया, तो यहाँ से वासा रेक्टा मतलब यहाँ पर पीटीएन तक आ गया। अभी पीटीएन आप देखेंगे पेरिट्यूबुलर नेटवर्क और उसी तरह से इफरेंट का और कनेक्शन वासा रेक्टा के साथ है, तो वासा रेक्टा और पीटीएन के बीच में भी कनेक्शन होता है, ध्यान रखना। तो वासा रेक्टा पीटीएन के बीच में भी यहाँ पर आप कनेक्शन देख रहे हैं। लेकिन उसी तरह से बाद में आप देखेंगे पेरिट्यूबुलर नेटवर्क, तो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क जो होता है, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क से बनता है वेनस प्लेक्सस। प्लेक्सस शब्द का मतलब होता है नेटवर्क, प्लेक्सस मींस नेटवर्क, इस शब्द को कई बार आने वाला है। तो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क से वेनस प्लेक्सस यानी ये बनेगा, और वेनस प्लेक्सस से वापस आप देखेंगे अभी जैसे अपने आर्टरी को नाम दिए थे उसी तरह से वेन को भी लेवल आने वाले। तो वेनस प्लेक्सस से इंटरलोबुलर वेन बनेगा। ओके, इंटरलोबुलर बाद में आप देखेंगे यहाँ पर भी ध्यान रखना कि इंटरलोबुलर वेन बनेगी, यू पर ध्यान देना है। फिर यहाँ पर आर्कुएट वेन बनेगी, जैसे आर्टरी थी उसी तरह से वेन का नाम दिया है। और इंटरलोबार आप देखेंगे इंटरलोबार वेन बनेगी, इंटरलोबार वेन से रिनल वेन बनेगी। यानी एक्चुअली हम यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन दिखाते हैं, वैसे इसके डिटेलिंग यहाँ पर देखिए वासा रेक्टा से लेकर यानी पेरिट्यूबुलर नेटवर्क से लेकर यहाँ तक इस तरह से कनेक्शन होगा। लेकिन जैसे पीटीएन वेनस प्लेक्सस में ओपन होगा नेटवर्क के अंदर, उसी तरह से वासा रेक्टा आल्सो ओपन, वासा रेक्टा भी यहाँ पर प्लेक्सस के अंदर ओपन होगा। यानी इस तरह से आप देखेंगे, इसे कहते हैं टोरेटा शंट, इसे कहते हैं टोरेटा शंट।
शंट का मतलब आपने ऑलरेडी मैंने बताया है। तो यहाँ पर अल्टरनेट वेज है, वासा रेक्टा का ब्लड भी यहाँ पर आ सकता है वेनस प्लेक्सस के अंदर, इसे यूरेटा शंट कहते हैं। और एक ध्यान रखना कि जो शंट यहाँ पर दिए इनका मतलब जो होता है दिस आर वर्क अंडर इमरजेंसी कंडीशन। यानी कई बार होता है कि जैसे ये ब्लॉक हो गया तो यहाँ पर अल्टरनेट भी यहाँ पर अवेलेबल है, अगर ये ब्लॉक हो गया तो ये अल्टरनेट वे यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरह से आप ध्यान रखना कि अल्टरनेट वेज आर अवेलेबल हियर एंड दैट इज कॉल्ड शंट। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर एक और एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि लूप ऑफ हेनले जो होता है, लूप ऑफ हेनले, इसके बारे में जानकारी कम से कम 9-10 पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे, उसके पहले के लेक्चर में। तो लूप ऑफ हेनले का एक अल्टरनेट नेम आप उसमें जोड़ सकते हो, पार्स रेक्टा, उसे कहते हैं पार्स रेक्टा। और अभी तक जितने लेक्चर हो गए सब लेक्चर सुनकर उसके अंदर पूछे गए क्वेश्चंस और उसमें दिए गए सारे अल्टरनेट नेम की लिस्ट आपको बनाना है। तो पार्स ये वर्ड कई बार आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में आने वाला है और आगे भी आता रहेगा। तो लूप ऑफ हेनले आल्सो कॉल्ड पार्स रेक्टा। क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट करने का बायोलॉजी में एक ही तरीका है कि आपको अल्टरनेट वर्ड से पूछा जाए। तो लूप ऑफ हेनले आल्सो कॉल्ड द पार्स रेक्टा। उसी तरह से रखना कि पीसीटी, आपको पता है नेफ्रॉन का हिस्सा होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, पार्स कन्वोल्यूटा। तो उसे पार्स कन्वोल्यूटा कहते हैं। तो ये भी उसका अल्टरनेट नेम्स है। और मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपको इसके लेक्चर में पहले बताया था कि डक्ट ऑफ बेलिनी, सो यू कैन रिमेंबर व्हाट इज द अल्टरनेट नेम फॉर डक्ट ऑफ बेलिनी। तो डक्ट ऑफ बेलिनी का अल्टरनेट नेम क्या आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, तो आपने डिटेल में आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से ब्लड एंटर करेगा और किस तरह से ब्लड बाहर निकलेगा। लेकिन आपको पता है कि रीनल वेन से जो ब्लड निकलता है उसके अंदर यूरिया ऑलरेडी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ब्लड का फिल्ट्रेशन हो गया है। तो नेचुरली रीनल वेन हैविंग यूरिया लेस अमाउंट, रीनल आर्टरी हैविंग यूरिया मोर अमाउंट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस ब्लड सर्कुलेशन पर यहाँ पर फोकस किया है। अभी अगला टॉपिक हमें जो यहाँ पर देखना है कि हमने नेफ्रॉन का, किडनी का पूरा स्ट्रक्चर हमने देखा, नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर देखा, उसके सराउंडिंग में पेरिट्यूबुलर नेटवर्क, आसा रेक्टा वगैरह सब कनेक्शन देखे। अभी हमने स्ट्रक्चर वाला पोर्शन पूरा किया है। नाउ वी हैव टू सी हियर द यूरिन फॉर्मेशन, यानी हमें टॉपिक देखना है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अभी यूरिन फॉर्मेशन है, इसलिए इसको एक अल्टरनेट नेम भी, दैट इज कॉल्ड यूरोपोएसिस। इसे हम कहते हैं यूरोपोएसिस। तो यूरिन फॉर्मेशन आल्सो रेफर एज द यूरोपोएसिस। आपको पता है यूरो मींस यूरिन यानी पोएसिस यानी तैयार होना। जैसे आप देखते हैं हीमोपोएसिस, वैसे यूरोपोएसिस है नहीं। तो इस तरह से आपको बेसिक वर्ड के मतलब जो रहता है उसको अंडरस्टैंड करना है कि यूरिन फॉर्मेशन की हमें प्रोसेस देखना है। नाउ यूरिन बनने की जो प्रोसेस है उसके अंदर 3 प्रोसेस से यूरिन बनता है। ओके, तो अभी देखो एक्चुअली क्या है कि यूरिन हमारे बॉडी में बन रहा है, हम यूरिन को डिस्चार्ज कर रहे हैं, सारी प्रोसेस हमें बहुत कैजुअल लगती है। लेकिन आज आप वो प्रोसेस सीखने जा रहे हैं, आप वो आज वो समझने जा रहे हैं यूरिन हमारे बॉडी में बनता कैसे है, यूरिन हमारे बॉडी के नेफ्रॉन में कैसे बनता है, नेफ्रॉन के अंदर उसका किस तरह से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड के टॉक्सिक सब्सटेंसेस को किस तरह से रिमूव किया जाता है। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारी किडनी हमारे लिए कितनी काम कर रही है। तो 24 आवर्स किडनी हमारे लिए काम कर रही है। तो आप कई बार भूल जाते हैं कि किडनी हमारे लिए इतना काम करती है। तो आपने देखेंगे कि ये जो पार्ट है, ये जो पूरी इंटरेस्टिंग है काफी कि किस तरह से यूरिन यहाँ पर बनता है। तो यूरिन बनने की 3 प्रोसेस है। पहला पार्ट यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आल्सो रेफर एज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हम इसे कहते हैं। और दूसरी प्रोसेस यहाँ पर सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन है, और तीसरी प्रोसेस यहाँ पर है रीनल सिक्रीशन। द थर्ड प्रोसेस इज अ रीनल सिक्रीशन है। ओके, तो रीनल सिक्रीशन अभी मैंने यहाँ पर एक थोड़ा आपको दिखाया है कि एक पॉइंट में शुरुआत में बता दो, धीरे धीरे उस क्वेश्चन का आंसर अभी मिलते रहेगा। तो पहला पॉइंट ऐसा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ये अपोजिट फिनोमेनन है, ये एक दूसरे के अपोजिट फिनोमेनन है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और रीनल सिक्रीशन है सप्लीमेंट्री है। शुरुआत में ही मैंने अपने दिमाग के अंदर डाल के रखा है ताकि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो इसे हमें रियलाइज करना है, मतलब इसको दिमाग में रखकर आगे जाना है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और सिलेक्टिव ऑप्शन रियली अपोजिट है,
और दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में रखना है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और रिनल सिक्रीशन एक दूसरे को सप्लीमेंट्री कैसे है, यानी हाउ दे हेल्प ईच अदर, तो पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, अभी अगला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहली प्रोसेस हमें देखना है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सबसे पहली प्रोसेस हमें देखना है पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी किस तरह से किडनी के अंदर हर एक नेफ्रॉन में, आपको पता है ईच किडनी कंटेन 1 बिलियन नेफ्रॉन, और 1 बिलियन नेफ्रॉन ऐसे हमें 2 किडनी है, तो दोनों किडनी के नेफ्रॉन्स के अंदर प्रोसेस चल रही है, ये नेफ्रॉन कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं। तो हम एक नेफ्रॉन के अंदर की प्रोसेस देख रहे हैं और बाद में हमको पता चलेगा कि ये जो प्रोसेस है नेफ्रॉन की, ये हर एक नेफ्रॉन में होने वाली, उसमें से एक नेफ्रॉन हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव करके सीख रहे हैं। ओके, तो पहला प्रोसेस यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, एंड दिस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस वाज एक्सप्लेन्ड बाय साइंटिस्ट दैट इज कॉल्ड लुडविग। तो लुडविग ने इसको एक्सप्लेन किया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फिनोमेनन was explained by a scientist that is called Ludwig। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये पहली स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन की, यानी यूरिन तैयार करने की पहली स्टेप है। सबसे पहले यूरिन बनने की पहली जो स्टेप है दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का अल्टरनेट नेम क्या है? इसका अल्टरनेट नेम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सो व्हाई टू से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन? Because filtration of blood carried out by glomerulus। आपको पता है कि बोवेन कैप्सूल है, उसके अंदर ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस इज अ anastomosing complex। आपको पता है ग्लोमेरुलस इज अ tuft or knot of 50 capillaries, और ग्लोमेरुलस तो कैपिलरीज जो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज है, जिसकी परमेबिलिटी नॉर्मल कैपिलरीज से ज्यादा है। तो मतलब ग्लोमेरुलस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कैपिलरी आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो एग्जैक्टली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की साइड क्या है? तो माल्पीजियन कार्पस्कल, माल्पीजियन कार्पस्कल जब आप बोलते हैं तो माल्पीजियन कार्पस्कल मतलब आप देखेंगे कि बोवेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस टुगेदर नोन एज द माल्पीजियन कार्पस्कल। इसे रीनल कार्पस्कल भी कहते हैं, इसे पिग्मेलियन कार्पस्कल भी कहते हैं, शॉर्टकट में यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है, सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट एक फोकस करना चाहता हूँ कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज अ नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ब्लड फिल्टर होगा और वो फिल्टर होते वक्त यहाँ पर यूजफुल और हार्मफुल ये क्राइटेरिया नहीं है। मतलब यहाँ के ब्लड से जो कंपोनेंट है, खास करके जो प्लाज्मा पे कंपोनेंट यहाँ पर फिल्टर होंगे, द प्लाज्मा कंपोनेंट आर नॉट फिल्टर एज ए harmful and useful, there is no such a criteria, that's why this phenomenon is called non selective phenomenon। इसलिए इसे non selective phenomenon कहते हैं। और non selective कहने का मतलब यहाँ पर जो filtration होगा that take place according to the size of molecule, मतलब मॉलिक्यूल के साइज के हिसाब से यहाँ पर फिल्ट्रेशन होने वाला है। जिनकी साइज छोटी होगी वो फिल्टर हो जाएगी, जिनकी साइज बड़ी वो फिल्टर नहीं होंगे। मतलब यहाँ पर सिलेक्टिव प्रोसेस नहीं है, यहाँ पर हार्मफुल यूजफुल वाला कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर जो भी फिल्ट्रेशन होने वाला है अकॉर्डिंग टू साइज होने वाला है। ओके, तो इसलिए ध्यान रखना कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप है, नॉन सिलेक्टिव है, फिजिकल प्रोसेस है, टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ये पहली स्टेप है एंड एक्सप्लेन्ड बाय लुडविग, और इसकी साइड है माल्पीजियन कार्पस्कल एंड रीनल कार्पस्कल एंड पिग्मेलियन कार्पस्कल। अभी यहाँ पर हमें पास्ट नॉलेज, लास्ट लेक्चर का जो नॉलेज है उसे थोड़ा सा हमें वापस रिवाइज करना है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन, या मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, अगर आपको याद आ रहा है, और वो याद आना ही चाहिए क्योंकि जब तक आप इस मेम्ब्रेन को अच्छे से समझेंगे नहीं तो आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाली प्रोसेस समझ में आने वाली नहीं है। एक शॉर्टकट में अगर रिवाइज करते हैं तो ये बोवेन कैप्सूल है, आपको पता है डबल वॉल सेल स्ट्रक्चर है, इसकी बाहर की जो वॉल है वो पैराइटल लेयर है, और आपको पता है यहाँ पर एक पोडोसाइट सिंपल स्क्वैमोस सेल से बनती है, स्क्वैमोस एपिथेलियम से बनती है जो कि फ्लैट सेल है। आपको पता है जो अंदर का जो लेयर है, मतलब देखेंगे ये पैराइटल लेयर है और आप देखेंगे ये विसरल लेयर है,
और विसरल लेयर किससे बनता है? पोडोसाइट से बनता है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और पोडोसाइट यानी फूड सेल, दीज आर द मॉडिफाइड स्टेमोस एपिथेलियल सेल, यानी पोडोसाइट का पूरे सारे पॉइंट अभी आपके पास नोटबुक में लिखे हुए चाहिए और आपको पूरा रिवाइज करना है। पोडोसाइट, फिंगर लाइक प्रोसेसेस, प्रोजेक्शन नोन एज अ पेडिसिल। और आपने देखा था कि इंट्रिकेट मतलब ये पोडोसाइट जो रहती है इस लेयर की पोडोसाइट से वो ग्लोबुलस कैपिलरी के साथ इंटीमेट और इंट्रिकेट कांटेक्ट में होती है। यानी इस तरह से मैंने आपको पिछली बार एक्सप्लेन किया था कि जैसे ग्लोबुलस कैपिलरी का फूड सेल है तो बिल्कुल उसके सराउंडिंग में बात होती है और इस फिंगर लाइक प्रोसेस के बीच में जो ओपनिंग होते हैं ध्यान से कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। तो यहाँ पर हमने देखा था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है और एग्जाम में आपको उसको आंसर देना ही पड़ता है और बहुत फेवरेट एमसीक्यूज है। दैट इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के कंपोनेंट कौन से हैं? तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमें इमेजिन करना है कि ये जो है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोबुलस कैपिलरीज है। तो ग्लोबुलस कैपिलरीज का ये जो एंडोथेलियम है और आपको पता है कि कैपिलरी के ऊपर जो ओपनिंग होते हैं उसे कहते हैं फेनेस्ट्रा। ओके, तो हमने बोला कि ग्लोबुलस कैपिलरीज आर फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, उसको बार-बार आपको दोहराना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ग्लोबुलस कैपिलरीज है, ये ओपनिंग को कहते हैं फेनेस्ट्रा। फेनेस्ट्रा का डायमीटर कितना होता है? तो फेनेस्ट्रा का डायमीटर मैंने यहाँ पर मेंशन किया 50 to 100 नैनोमीटर। तो डायमीटर कितना है यहाँ पर? 50 to 100 नैनोमीटर। फिर आप देखेंगे कि इट इज आप यहाँ पर अगर डायग्राम का अंदर मैंने लेबल भी किए, इट इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोबुलस, यानी ये एंडोथेलियम ऑफ ग्लोबुलस है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोबुलस है, बाद में बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ पोडोसाइट है यानी फूड सेल हम इसे कहते हैं। और दीज आर द फूड पोडोसाइट सेल, या इसे कहते हैं फूड सेल। ये पोडोसाइट सेल है, इसे फूड सेल कहते हैं। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ पोडोसाइट है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोबुलस है और इट इज द एंडोथेलियम ऑफ ग्लोबुलस है। ओके, अभी हमने यहाँ पर देखा था कि जो पोडोसाइट के जो प्रोजेक्शंस होते हैं, ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे उसके बीच में जो गैप होता है उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट या इसे कहते हैं स्लिट पोर। तो फिल्ट्रेशन स्लिट का डायमीटर कितना रहता है यहाँ पर ध्यान रखना 25 नैनोमीटर। तो इमेजिन ऐसे करना है कि यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है, यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है एफ्रेंट से ब्लड आ रहा है और एफ्रेंट से जब ब्लड आएगा तो ब्लड के अंदर आप देखते हैं ब्लड के अंदर दो कंपाउंड होते हैं, तो ब्लड सेल अंदर प्लाज्मा। ओके, तो ब्लड सेल तो यहाँ पर फिल्टर होने वाले नहीं है, तो प्लाज्मा के कंपोनेंट यहाँ पर फिल्टर होने वाले, लेकिन प्लाज्मा में से भी प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ पर फिल्टर होता नहीं है। तो एक्चुअली क्या होगा कि इनके डायमीटर इस तरह से है छोटे, और डायमीटर छोटे होने की वजह से उसमें से ब्लड सेल और प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर होते नहीं है। और उसका और एक कारण है, एक्चुअली आप देखेंगे यहाँ पर पोर है, यहाँ पर पोर है, यहाँ पर पोर है और यहाँ पर फिल्ट्रेशन स्लिट है, लेकिन यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन है और बेसमेंट मेम्ब्रेन ही एक्चुअली क्या करता है, तो ध्यान रखना कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोबुलस है और बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ पोडोसाइट है, ये क्या करते हैं, दे अलाउ दे परमेबल टू ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखना ये दो बेसमेंट मेम्ब्रेन, जब यहाँ से ब्लड आएगा, ब्लड पर प्रेशर होगा, ब्लड यहाँ से फिल्टर होने की कोशिश करेगा, लेकिन उस समय ब्लड के जो ओनली स्मॉलर मॉलिक्यूल यहाँ पर पास होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली बैरियर का काम कौन करता है, यहाँ पर एक्चुअली बैरियर का काम बेसमेंट मेम्ब्रेन ही करते हैं। क्योंकि देखो पिछली बार मैंने आपको इसका कंसेप्ट समझाया था, अभी उसको फिर से एक बार मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ कि ये जो है ग्लोबुलर और कैप्सुलर मेम्ब्रेन है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन होने वाला है। ये मेम्ब्रेन आपको यहाँ पर ऐसे समझना है, इस तरह से मेम्ब्रेन को आप यहाँ पर अप्लाई करें तो ये जो है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोबुलस, बाद में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोबुलस, बाद में बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ पोडोसाइट और दीज आर द पोडोसाइट सेल। अभी यहाँ पर तो फेनेस्ट्रा है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन स्लिट है। आप देख रहे हैं फेनेस्ट्रा की साइज थोड़ी बड़ी है और फिल्ट्रेशन की साइज और भी उससे छोटी है, लेकिन आप देखेंगे कि बीच में जो बैरियर का जो काम कर रहे हैं, तो एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि ब्लड सेल और प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ से फिल्टर क्यों नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम पर आप देखेंगे कि ब्लड सेल और प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ से फिल्टर क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर की वजह से ब्लड फिल्टर होता है, लेकिन यहाँ पर ब्लड सेल और प्लाज्मा प्रोटीन जिनकी साइज बड़ी है उनके लिए बैरियर का काम कौन करता है, तो उनके लिए बैरियर का काम बेसमेंट मेम्ब्रेन करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि बेसमेंट मेम्ब्रेन permeable to only smaller molecules are there, and that's why you see here
कि ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द ब्लड सेल एंड प्लाज्मा प्रोटीन नेवर फिल्टर। कई बार यहाँ पर ऐसे भी कहते हैं कि फैट का भी कुछ जगह पर मतलब डिस्क्रिप्शन रेफरेंस देके रखा है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से प्लाज्मा प्रोटीन ही कहते हैं, क्योंकि बड़े जो फैट मॉलिक्यूल वो भी यहाँ पर अक्सर फिल्टर होते नहीं है। ऐसे कुछ रेफरेंस बुक में वहां पर दिया है, लेकिन हम अगर एनसीईआरटी के दायरे में अगर देखते हैं तो वहां पर प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल का ही कंसेप्ट दिया है। ओके, तो इन शॉर्ट बड़े मॉलिक्यूल लार्जर साइज मॉलिक्यूल्स को रोकने का काम कौन कर रहा है? बेसमेंट मेम्ब्रेन कर रहे हैं। उनको रोकने का काम बेसमेंट मेम्ब्रेन कर रहे हैं, और इसलिए ये जो यूनिट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, और दैट्स व्हाट इज कॉल्ड कैप्सुलर ग्लोबुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन, ऐसे कहते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, क्योंकि एग्जैक्टली इस मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन होने वाला है। तो पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर एक ध्यान रखना कि ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ब्लड से प्लाज्मा प्रोटीन डू नॉट फिल्टर, ये फिल्टर होते नहीं है। ओके, तो ब्लड सेल और प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर होते नहीं, क्योंकि उनकी साइज बड़ी होती है। अभी ब्लड सेल अगर हम कहते हैं तो ब्लड सेल कौन सी होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, एंड द प्लाज्मा प्रोटीन आपको पता है अल्बुमिन, ग्लोबुलिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, दीस आर द प्लाज्मा प्रोटीन। आपने सर्कुलेशन चैप्टर के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन का कंपोजिशन पूरा देखा है। तो जस्ट रिकॉल, आपको एक क्वेश्चन देता हूं, राइट, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा प्रोटीन, जितने प्लाज्मा प्रोटीन है हमारे प्लाज्मा के अंदर, उसकी एक लिस्ट बनाओ, ताकि आपका सर्कुलेशन का भी नॉलेज भी कंप्लीट हो जाए, यहाँ पर भी नॉलेज का कंप्लीट हो जाए। तो प्लाज्मा प्रोटीन की लिस्ट, क्योंकि जब मैं प्लाज्मा प्रोटीन शब्द यूज करता हूँ तो आपके मन में जितने प्लाज्मा प्रोटीन है उसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए उसी सेम मोमेंट में, क्योंकि जब आप पास नॉलेज साथ में लेके चलोगे, उसके नए के साथ जोड़ोगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपके पास एक पावर आएगी, उससे आप एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटी आपकी क्या होगी? बढ़ेगी। क्योंकि अल्टीमेट हम जो सीख रहे हैं, आप जो टाइम दे रहे हैं, उस टाइम का हमें रिटर्न चाहिए, उस टाइम का हमें रिटर्न चाहिए। मतलब 1 घंटा अगर आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं और 1 घंटा अगर आप घर पर पढ़ाई करें, तो उससे अपग्रेडेशन होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है। आपको 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तीनों को अच्छे से आपको पढ़ना है। ओके, तो ये सब अगर आपको विद इन टाइम लिमिट करना चाहते हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पुरानी कड़ी को नई कड़ी के साथ जोड़ना है, पुराने नॉलेज को नए नॉलेज के साथ अच्छे से मिक्स करना है। ओके, तो जैसे मिक्सर का काम करना है आपको, नहीं मिक्सर, ब्लेंडर, ब्लेंड न्यू ओल्ड नॉलेज इन द न्यू नॉलेज, तो आपने खुद ने होमवर्क जनरेट करना चाहिए और खुद ने उसको सॉल्व करना है। कि डिसिप्लिन अगर आपको सेट हो जाए तो फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि मैं तो मेरे तरफ से नॉलेज का फुल आपको दूंगा, लेकिन मुझे ये भी देखना है क्या आपके दिमाग में पुराना नॉलेज सेट हो रहा है, क्या आप उस तरह से काम कर रहे हैं। क्योंकि टीचर जो होता है ध्यान रखना, एक प्रकार से इट नॉट ओनली गिव्स द इंफॉर्मेशन फ्लो, बट एक ट्रेनिंग का काम देना पड़ता है कि अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरह से डेवलप करना है, उनके अंदर अच्छी हैबिट कल्टीवेट करना, और इसके लिए समय समय पर कुछ हिंट देना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चलो तो हम क्या देख रहे हैं? ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ब्लड सेल एंड प्लाज्मा प्रोटीन नॉट फिल्टर। तो आपको आप ये भी काम कर सकते हैं कि ब्लड सेल के बारे में पूरी जानकारी रख सकते हैं। राइट टू 25 पॉइंट ऑफ आरबीसी, राइट टू 25 पॉइंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, राइट टू 25 पॉइंट ऑफ प्लेटलेट्स। ओके, और आप देखेंगे कि इवन आप अभी जो एमबीबीएस के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं, तो इवन आप एमडी के लिए भी एंट्रेंस देने जाओगे तो नॉलेज बदलने वाला नहीं है, कंटेंट वास्ट होने वाला है, और फिर आपको उसी तरह से पढ़ाई की आदत अभी से लगाना है। ओके, now during ultrafiltration remaining all components of blood get filtered। okay, ध्यान रखना, इसे ultrafiltration क्यों कहते हैं? remaining all components of blood get filtered except for, तो remaining all components of blood filtered except, यहाँ पर ध्यान रखना except यहाँ पर 2 होते हैं, except यहाँ पर आप लिखेंगे that is a blood cell and plasma protein। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि blood cell और प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, तो बाकी सारे कंपोनेंट यहाँ पर फिल्टर हो जाते हैं। तो रिमेनिंग ऑल कंपोनेंट्स ब्लड फिल्टर एक्सेप्ट ब्लड सेल्स एंड द प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये 2 फिल्टर क्यों नहीं होते, इसका आंसर मैंने आपको दे दिया, इसका आंसर है बेसमेंट
मेम्ब्रेन जो बैरियर का काम करने वाले हैं, और यहाँ पर प्लाज्मा के प्लाज्मा प्रोटीन छोड़कर ऑलमोस्ट ऑल कंपोनेंट्स आर गेट फिल्टर्ड एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं इसको? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन शब्द कैसे तैयार हुआ? इसके दो रीजन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहने के लिए दो रीजन है। पहला रीजन है कि प्लाज्मा के सभी कंपोनेंट फिल्टर हो रहे एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब इसीलिए इसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहने का रीजन ये है कि यहाँ पर जो भी फिल्ट्रेशन हो रहा है इट इज अंडर हाई प्रेशर। तो क्या होता है यहाँ पर प्रेशर गेन करने के लिए, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था यहाँ पर कि एफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर लार्जर होता है और इन्फ्रेंट आर्टेरियल का डायमीटर मतलब छोटा होता है। तो आने वाला ब्लड ज्यादा और जाने वाला कम होगा, तो प्रेशर तो बना रहेगा। ओके, जैसे आपके पॉकेट के अंदर पैसे है और आपके पॉकेट के अंदर 1000 रुपए और आपने 10 रुपए खर्च किए, तो नेचुरली 990 यानी आपका पॉकेट का प्रेशर क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। यानी इनकमिंग आपके पास ज्यादा है और आउटगोइंग आपका क्या है? कम है। तो ये आपके पॉकेट का प्रेशर भी हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, उस पर भी आपको ध्यान देना है। ओके, ताकि आपके पास कभी फ्यूचर में पैसे की कमी ना हो। तो आपकी इनकमिंग से आउटगोइंग कभी ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पर भी हम सीख सकते हैं किडनी से हमारे लाइफ में कि भाई एफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर यहाँ पर बड़ा होना चाहिए और इन्फ्रेंट का छोटा होना चाहिए, ताकि यहाँ पर प्रेशर मेंटेन रहे। और यहाँ पर हाई प्रेशर में ब्लड का फिल्ट्रेशन करवाया जा रहा है और ये फिल्ट्रेशन किडनी के हर नेफ्रॉन में हो रहा है। मतलब एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन, दूसरी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन, और सारे 2 मिलियन नेफ्रॉन दो किडनी मिलकर हमारे ब्लड को फिल्टर करवा रहे हैं और लगातार ब्लड का फिल्ट्रेशन चल रहा है अंडर हाई प्रेशर। दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, अभी यहाँ पर थोड़ा सा वुमेन कैप्सूल की तरफ ध्यान देते हैं। तो वुमेन कैप्सूल का अगर हमें यहाँ पर थोड़ा रिवीजन करना है तो मैंने एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ किए, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिटेल ऑलरेडी इसको देखा है। देखो, ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ये जो है ये इन्फ्रेंट आर्टेरियोल है, और आप देखेंगे यहाँ पर ये बना ग्लोबुलर कैपिलरी, और ग्लोबुलर कैपिलरी को कहते हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी। ग्लोबुलर कैपिलरी को कहते हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी, एनास्टोमोसिस प्लेक्सस। ओके, टफ और इट्स अ टफ्ट और नॉट ऑफ 50 कैपिलरीज। इनकी परमेबिलिटी नॉर्मल कैपिलरी से ज्यादा होती है, और इन कैपिलरी की और एक स्पेशलिटी है। बाकी जगह में आप देखेंगे कि आर्टेरियोल से कैपिलरी तो बनती है और कैपिलरी के बाद वेन बनती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है जो आपको पॉइंट आउट करना है कि आर्टेरियोल से कैपिलरी और कैपिलरी से वापस आर्टेरियोल बन रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा अलग टाइप का पैटर्न आप सर्कुलेशन के अंदर देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर वापस इन्फ्रेंट आर्टेरियोल क्यों बना, तो हम इसके लिए हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जनरली आप देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन जब होता है तो ब्लड सर्कुलेशन आप देखते हैं आर्टेरियल कैपिलरी में जाता है, और कैपिलरी में क्या होता है? अब जनरल ऑर्गन के अंदर आप देखा होगा, किसी भी ऑर्गन के अंदर आप देखते हो इन जनरल, तो ऑर्गन के अंदर जब भी कोई आर्टेरियल आता है, आर्टेरियल डिवाइडेड टू आर्टेरियल, फिर डिवाइडेड टू कैपिलरी, कैपिलरी से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ O2 होता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, वापस वेन्यूल और वेन बनती है। तो यहाँ पर कैपिलरी जनरल ऑर्गन में कैपिलरी बनने का जो पर्पस है, उस ऑर्गन के सेल को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट को सप्लाई करना है या फिर वहां से CO2 को कलेक्ट करना है। लेकिन ये प्रोसेस तो यहाँ पर नहीं हो रही। यहाँ पर तो कैपिलरी स्पेशल फंक्शन काम कर रही है, यहाँ पर कैपिलरी को स्पेशल फंक्शन के लिए बनाया गया है, यहाँ पर कैपिलरी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बनवाया गया है। तो फिर यहाँ पर किडनी का मतलब इस कैपिलरी का दूसरा फंक्शन तो भी बाकी है, दूसरा फंक्शन यहाँ पर तो बाकी ही है। मतलब एक फंक्शन अभी ध्यान रखना है यहाँ पर कि जैसे आप देख रहे हैं एफरेंट आर्टेरियोल, यहाँ पर ब्लड आ गया, यहाँ पर ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी था, न्यूट्रिएंट्स भी थे, उसमें से कुछ हिस्सा यहाँ पर फिल्टर हो गया है। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्सीजन का सप्लाई तो किडनी को नहीं हुआ है, इसीलिए एफरेंट आर्टेरियोल कैपिलरी फिर बना इन्फ्रेंट आर्टेरियोल, वापस आर्टेरियोल क्यों बना है? क्योंकि आगे चलकर वापस आपको एक नेटवर्क बनाना है जिसे हम कहते हैं पेरिटिकुलर नेटवर्क, और फिर वहां पर उसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम चलने वाला ऑक्सीजन का। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा अलग टाइप का यहाँ पर कैपिलरी का कनेक्शन आपको मिलेगा। ओके, बाद में ये पैराइटल लेयर, ये विसरल लेयर, और आप देखते हैं इनके बीच में जो गैप है इसे कहते हैं आप, ये जो गैप है, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर इसके बीच में जो गैप है, इस गैप को कहते हैं आप रीनल या कैप्सुलर स्पेस। ध्यान रखना, इसे कहते हैं रीनल या इसे कहते हैं कैप्सुलर स्पेस। यानी ये जो दो लेयर के बीच की जो जगह है, इस जगह को कहते हैं रीनल या कैप्सुलर स्पेस।
क्योंकि फ्यूचर में जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने वाला है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद जो भी फिल्टर हो जाएगा वो सारा का सारा फिल्टर इस रीनल या कैप्सुलर स्पेस में जमा होने वाला है। वो सारा फिल्ट्रेट यहाँ पर रीनल या कैप्सुलर स्पेस के अंदर एक्युमुलेट होने वाला है। तो उस फिल्ट्रेट को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर रीनल या कैप्सुलर स्पेस प्रेजेंट है। ओके, तो एक धीरे धीरे अपने दिमाग के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कांसेप्ट डाउनलोड हो रहा है। ओके, तो आपको एक एक पॉइंट को, एक एक स्टेटमेंट को जोड़ते हुए आगे जाना है। लेकिन जब यहाँ पर ब्लड आएगा, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा, तो जो भी फिल्ट्रेट इस कैप्सुलर स्पेस के अंदर कलेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं इसको? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट उसे कहते हैं। या दूसरा नाम है रिनल फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं रिनल फिल्ट्रेट, या फिर इसे कहते हैं डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा, या फिर इसे कहते हैं प्रोटीनलेस प्लाज्मा, या फिर इसे कहते हैं प्राइमरी। तो 5 अल्टरनेट नेम है, 5 अल्टरनेट नेम्स आते हैं। और जब भी अल्टरनेट नेम आते हैं आपको अलर्ट होना है, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं नेम को यूज करके आपको कंफ्यूज करने वाला है। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको तुरंत इसमें अल्टरनेट आते ही आपको अलर्ट हो जाना है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का दूसरा नाम क्या है? रिनल फिल्ट्रेट। इसका तीसरा नाम क्या है? डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। इसे कहते क्या? प्रोटीनलेस प्लाज्मा। इसे कहते क्या? प्राइमरी। तो ये जो पॉइंट है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, रिनल फिल्ट्रेट, प्राइमरी, डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा, और इसे कहते हैं प्रोटीनलेस प्लाज्मा। तो डीप्रोटीनाइज्ड और प्रोटीनलेस प्लाज्मा कहने का कारण है कि प्लाज्मा फिल्टर हो चुका है एक्सेप्ट द प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर बाकी का प्लाज्मा, ऑलमोस्ट ऑल प्लाज्मा गेट फिल्टर्ड हियर, और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा, इट इज कॉल्ड प्रोटीनलेस प्लाज्मा। यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ नंबर्स, यानी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कुछ क्वांटिटीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनको हमें समझना है। सबसे पहले पहला पॉइंट है कि हाउ मच ब्लड सप्लाई टू किडनी पर मिनट। तो ब्लड सप्लाई टू किडनी इज नियर अबाउट 1100 to 1200 ml पर मिनट। मैं आपको समझाया था कार्डियक आउटपुट के 25% ब्लड सीधा हर मिनट में किडनी की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसके हमें फिल्टर करना है। तो ब्लड सप्लाई टू किडनी से 1100 to 1200 ml पर मिनट। तो पॉइंट आपका ध्यान रखना है। बाद में हम देखते हैं यहाँ पर कि किडनी के अंदर जैसे अगर एक मिनट में अगर 1200 ml, 1100 से 1200 ml जा रहा है, मतलब ये एवरेज रफली ध्यान रखना है। तो एक दिन के अंदर किडनी के लिए 1600 लीटर ब्लड जाने वाला है। तो 1600 लीटर ब्लड तो हमारे बॉडी में नहीं है, हमारे बॉडी में तो 5 लीटर ब्लड है। इसका मतलब ध्यान रखना कि 5 लीटर ब्लड किडनी में से 320 टाइम जाने वाला है। और 320 बार जब ये ब्लड जाएगा तो नेचुरली वो 1600 लीटर ब्लड होने वाला है। यानी ध्यान रखना कि 24 घंटे के अंदर 5 लीटर ब्लड 320 टाइम्स किडनी को फिल्टर करना है। एक दिन के अंदर किडनी को इतना काम करना है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी किडनी कितना हार्डवर्क कर रही है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर रही है, आपके लिए कंटिन्यूअस काम कर रही है। तो आपको ऑलवेज से थैंक्स टू योर किडनी। ओके, और आप देखेंगे जिस पर्सन के अंदर किडनी फेल हुए तो आप देखेंगे उनकी हेल्थ प्रॉब्लम कितने सीवियर होते हैं। तो यू शुड बी टेक केयर ऑफ योर किडनीज। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यानी आप ध्यान रखना कि 1/5 of the blood pumped by the each ventricle of the heart that goes through the kidney। 1/5 of the blood pump मतलब pump by the each ventricle of the heart, मतलब ध्यान रखना कि वेंट्रिकल जो होता है ब्लड पंप करता है एक मिनट के अंदर 5 लीटर, उसका 1/5 हम कह रहे हैं। तो एवरेज इस तरह से इसको कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपने किताब में भी दिया हुआ है, उस तरह से आपको इसको ध्यान रखना है। ओके, कभी भी जो स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में रहेंगे वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कंडीशन में अगर कोई कंफ्यूजन होता है या प्रॉब्लम आता है तो एनसीईआरटी स्टेटमेंट को ज्यादा हमें वेटेज देना है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाद में अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पर कि प्लाज्मा फिल्ट्रेट रेट। तो प्लाज्मा फिल्ट्रेट रेट का कांसेप्ट क्या है? प्लाज्मा फिल्ट्रेट रेट का कांसेप्ट क्या है? तो ध्यान रखना कि दैट इज अ प्लाज्मा फिल्ट्रेट रेट इज 650 ml पर मिनट। मतलब ध्यान रखना कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि इमेजिन करो कि 1200 ml ब्लड अगर जा रहा है, एक मिनट में 1200 ml ब्लड जा रहा है, तो आपको पता है कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितना होता है?
आपने सीखा ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है। देखो सर्कुलेशन का पॉइंट यहाँ पर अप्लाई करना है कि ब्लड के दो कंपाउंड होते हैं, ब्लड सेल और एक प्लाज्मा। तो आपने कहा कि ब्लड सेल 45% होता है और प्लाज्मा 55% होता है। तो वही फार्मूला को यूज करना है। अगर 1200 ml जा रहा है उसके 55% अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 650 ml प्लाज्मा फिल्टर होने वाला है। यानी 1 मिनट में अगर 1200 ml ब्लड को फिल्टर कर रहे तो एक्चुअली ध्यान रखना कि पूरा ब्लड तो फिल्टर होता नहीं, उसका प्लाज्मा फिल्टर होगा क्योंकि ब्लड सेल फिल्टर होगी नहीं। यानी 1200 ml की 55% यानी प्लाज्मा फिल्ट्रेटेड क्या हो गया, तो 1200 की 55% हो गया, यानी कितना हो गया 650 ml हो गया। आपको ध्यान में आ रहा है? तो ब्लड कितना सप्लाई हो रहा है 1200 ml, लेकिन प्लाज्मा का फिल्टर होने का रेट है 650 ml, that is 55% of 1200 quantity. Okay, that is 55% of blood. इसे प्लाज्मा फिल्ट्रेट रेट को रीनल प्लाज्मा फ्लो भी कहते हैं। रीनल यानी किडनी के अंदर प्लाज्मा का फ्लो कितना हो रहा है, तो होता है जितना ब्लड सप्लाई किया जा रहा है उसके 55%। पर मिनट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 मिनट में 1200 ml जा रहा है तो इसको 55% क्या होगा 650 ml। चलो यानी पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ब्लड सप्लाई का पॉइंट, एक दिन में कितना ब्लड जा रहा है, कितनी बार 5 ब्लड फिल्टर हो रहा है, प्लाज्मा फिल्ट्रेट रेट क्या होता है, उसको हमने कैसे कैलकुलेट किया, तो उसके लिए हमने बेसिक जो हमारा पास्ट नॉलेज था उसको अप्लाई किया कि 55% ऑफ द ब्लड। व्हाट इज अल्टरनेट नेम ऑफ प्लाज्मा फिल्ट्रेट रेट, तो उसका अल्टरनेट नेम है रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो ये जानकारी मैंने आपको दी, मतलब ये सीधे पॉइंट है जिन पर आपको एमसीक्यू आते हैं। ओके, तो डायरेक्ट मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि अगर समझो अगर चैप्टर का कोई कंसेप्ट आपको थोड़ा कम ज्यादा भी समझ में आए तो ठीक है, लेकिन अगर ये पॉइंट आपके ध्यान में आ गया तो आपके मार्क आने की कोई चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं इनको हमेशा पहले प्रिपेयर करके रखना। ओके, फिर बाद में कंसेप्ट आपके क्लियर होते रहेंगे। ओके, अभी अगला जो पॉइंट हमें देखना है कि जीएफआर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, मतलब आप देखेंगे कि जब ब्लड यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है और यहाँ पर फिल्ट्रेट जमा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। लेकिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का रेट क्या है, यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है किस रेट से बन रहा है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट बनने की प्रोसेस क्या है, ध्यान रखना कि जैसे आपने देखा कि फिर से एक बार हम दोहराते हैं 1200 ml ब्लड है, 1200 की 55% है, आप देख रहे हैं कि 650 ml प्लाज्मा, आप देखेंगे 650 ml प्लाज्मा यहाँ पर एंटर हो रहा है, 1200 ml ब्लड आ रहा है मतलब 650 ml प्लाज्मा यहाँ पर एंटर हो रहा है, यहाँ पर 650 ml प्लाज्मा, ध्यान रखना कि 650 ml प्लाज्मा पर एंटर हो रहा है, और उसमें से फिल्टर कितना हो रहा है, क्या पूरा का पूरा प्लाज्मा फिल्टर नहीं हो रहा है उस समय, ध्यान रखना, तो उसमें से 125 ml फिल्टर हो रहा है, कितना हो रहा है 125 ml फिल्ट्रेट हो रहा है। ओके, तो आपको फिर से एक बार की पॉइंट को जोड़ना है, 1200 ml ब्लड उसके 55% यानी दैट इज अ प्लाज्मा यानी 650 ml, जब इतना प्लाज्मा यहाँ पर आएगा तो उसमें से फिल्ट्रेट कितना होगा, यहाँ पर फिल्ट्रेट होगा 125 ml पर मिनट, इतना फिल्ट्रेट वहां पर बन रहा है, तो 125 ml फिल्ट्रेट बन रहा है। अगर एक मिनट में यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नेफ्रॉन, एक्चुअली हम एक नेफ्रॉन दिखा रहे हैं लेकिन ये प्रक्रिया सारे नेफ्रॉन्स में चल रही है, दैट इज एवरेज विल से 2 मिलियन नेफ्रॉन्स ऑफ 2 किडनी के अंदर एक मिनट में दोनों किडनी के नेफ्रॉन्स में एक मिनट में 125 ml पर मिनट फिल्ट्रेट जमा हो रहा है। This is not for single nephron, this is for the all nephrons of both kidney। और उसी तरह से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर दोनों किडनी के नेफ्रॉन के थ्रू 180 लीटर फिल्ट्रेट जमा होगा। लेकिन ध्यान रखना, क्या एक 180 लीटर ऐसा फिल्ट्रेट कभी हमारे बॉडी में आपने देखा है कंप्लीट हुआ, इसके लिए कोई अलग से टैंक है हमारे बॉडी में, नहीं है। इसका मतलब है कि फिल्ट्रेट तो बनता है 180 लीटर, लेकिन आप देखें कि जो फिल्ट्रेट जो यहाँ पर बनेगा ये फिर से रीअब हो जाता है। आपको बात ये सीखना है कि यहाँ पर जो भी फिल्ट्रेट बनने वाला है उससे 99% जो होता है फिल्ट्रेट वापस रीअब्सॉर्ब होता है। वो हमें सीखना है सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन के अंदर, तो 99% फिल्ट्रेट इज गेट व्हाट रीअब्सॉर्ब।
और आप देखेंगे कि 180 लीटर का अबाउट 1% अगर आप देखेंगे तो 99% से ज्यादा भी फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब होता है। इसलिए हम देखते हैं कि 24 आवर्स के अंदर हमारे बॉडी में हम देखेंगे यूरिन कितना बनता है, तो यूरिन बनने का जो पॉइंट है दैट इज 1.5 लीटर। तो 1.5 लीटर यूरिन बनता है दैट बनना। तो 1.5 लीटर यूरिन हमारा एट द एंड ऑफ डे बनता है, वो भी हम आगे चलकर देखने वाले हैं। अभी यहाँ पर सबसे पहले कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ, वो है दैट इज अ फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। सो व्हाट इज अ फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन? तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का फार्मूला क्या है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के रेट हमने देखा 125 ml पर मिनट, यानी 1 मिनट में यहाँ पर 125 ml GFR जमा हो रहा है। 1 मिनट में यहाँ पर 125 ml GFR यहाँ पर तैयार हो रहा है। और रीनल प्लाज्मा फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो मतलब ये कंसेप्ट है कि 1 मिनट में कितना प्लाज्मा यहाँ पर आ रहा है, तो 650 ml। तो वो क्वांटिटी जो है यहाँ पर आपको GFR का रेट डालना है, यहाँ पर आपको रीनल प्लाज्मा फ्लो डालना है। मतलब इस फार्मूले का मतलब क्या है, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर 1200 ml ब्लड आ रहा है, उसमें 650 ml प्लाज्मा है, उसमें से 125 फिल्ट्रेट होकर नीचे आ रहा है। तो जो प्लाज्मा यहाँ पर आ रहा है वो 650 है। ओके, 650 ml यहाँ पर प्लाज्मा आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है पर 125 ml पर मिनट। तो इसी को आपको डिवाइड करना है। 125 को आप 650 से अगर डिवाइड करेंगे, उसको 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज अ फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट आपको करके दिया है। देखो GFR जो है 125 मैंने यहाँ पर लिखा, ये वैल्यू आपको डाला। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट 125 ml पर मिनट और रीनल प्लाज्मा फ्लो 650 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब ये जो फार्मूला है इसके अंदर मैंने वैल्यू डाली यहाँ पर। तो व्हाट इज द कैलकुलेशन? कैलकुलेशन इज अबाउट 19.2। व्हाट इज द कैलकुलेशन? 19.2 is a calculation of what? The GFR, मतलब sorry, filtration fraction that varies from what 15 to 20%। मतलब यहाँ पर 19.2 आया था, लेकिन एक रेंज अगर हमें देना है कि एक नॉर्मल किडनी है, कोई नॉर्मल पर्सन है, तो नॉर्मल पर्सन की किडनी का फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होगा? तो नॉर्मल पर्सन की किडनी का फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो होता है दैट वेरीज फ्रॉम 15 टू 20%। अगर ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन 15 से 20% में है एंड उस पर्सन की किडनी नॉर्मल तरीके से काम कर रही है, उस केस में क्या होगा? उस पर्सन की किडनी नॉर्मल तरीके से काम कर रही है, तो ये डायग्नोस्टिक तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि किडनी का फंक्शन नॉर्मल हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए बहुत सारे डायग्नोसिस के लिए हम मतलब नंबर यूज कर सकते हैं। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द नंबर दैट इज टू बी कंसीडर कि किसी पर्सन की किडनी नॉर्मल फंक्शन काम कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बहुत ही आसान कांसेप्ट है। क्या कांसेप्ट है कि यहाँ पर कितना प्लाज्मा फिल्टर हुआ है उसको डिवाइड करना है जितना प्लाज्मा यहाँ पर आया था। तो यहाँ पर 125 आया था 650, 650 में से 125, तो 125 को 650 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। मुझे लगता है कि ये सारी क्वांटिटीज अभी आपके ध्यान में आ चुकी है, तो इसको फिर से एक बार अच्छी तरह से दोहरा के इसको लिखकर आपको इसको याद करना है, क्योंकि इस पर सीधे सीधे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, मैंने आपको बताया कि हो सकता है किसी स्टूडेंट को कि चैप्टर पूरा समझ में ना आए, लेकिन अगर कुछ क्वांटिटीज अगर आपको याद में रहती है तो आपको मार्क लेने में थोड़ी आसानी होती है। ओके, उस एंगल से डाटा की तरफ देखना, मतलब जब कहेंगे ना वेरी इंपॉर्टेंट डाटा ऑफ दैट चैप्टर, तो उसमें से ये इंपॉर्टेंट डाटा ऑफ द चैप्टर में से कह सकते हो। अभी अगला पॉइंट हम जाना है इस तरफ, दैट इज यूरिन फॉर्मेशन रेट। तो मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया था। यूरिन फॉर्मेशन रेट क्या हमारा 1.5 लीटर पर डे। एक दिन के अंदर आप देखेंगे कि 1.5 लीटर यूरिन बनता है, और एक मिनट में कितना बनता है? एक मिनट के अंदर यहाँ पर यूरिन बनता है 1.25 ml। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूरिन हर मिनट में आपके किडनी में यूरिन बन रहा है, और कितना रहता है 1.25 ml पर मिनट, और दिन भर में 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर के करीबन यूरिन आपकी बॉडी बनाती है। दोनों किडनी मिलकर इतना यूरिन बनता है। और आप देखेंगे कि हमने देखा था कि फिल्ट्रेट जो होता है, तो फिल्ट्रेट करीबन 180 लीटर फिल्ट्रेट तो यहाँ पर बनता है, लेकिन ये जो फिल्ट्रेट 180 लीटर बनने वाला है
उसमें से 99% फिल्ट्रेट ग्लोबल फिल्ट्रेट वापस रीअब्सॉर्ब होने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारे यूजफुल कंपोनेंट है। उसमें इंपॉर्टेंट है कि वाटर, क्योंकि इतना वाटर बॉडी से रिलीज करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे बॉडी का अगर एक क्वेश्चन आपके मन में आता है, अगर ग्लोबल फिल्ट्रेट 99% अगर रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ तो क्या होगा? उस पर्सन के बॉडी से पूरा वाटर निकल जाएगा, उस पर्सन के बॉडी से सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट निकल जाएंगे, उसका डिहाइड्रेशन होगा एंड इमीडिएट डेथ विल बी टेक प्लेस। और इसलिए आप देखते हैं कि 99% गेट रीअब्सॉर्ब, 99% गेट रीअब्सॉर्ब। इसलिए हम देखते हैं कि जब यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस हम सीखते हैं तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट फिनोमेना होते हैं। कौन सा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर सारे कंपाउंड एक बार फिल्टर करो, फिर उसमें जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड होंगे उनको क्या करो? रीअब्सॉर्ब करो, दैट इज सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। और तीसरी स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो कंपोनेंट ब्लड में से फिल्टर हुए नहीं उनको एक बार फिर से नेफ्रॉन के अंदर रिलीज करना है। तो आपको ये सारे कंसेप्ट स्टेप बाय वन बाय वन आपको देखना है। तो शुरुआत में ही आपको बताया था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन एक दूसरे के अपोजिट है, जबकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड रिनल सिक्रीशन एक दूसरे को सप्लीमेंट्री है। हम इसे बाद में एक बार फिर से इसको रियलाइज करेंगे जब हम आगे जाएंगे। अभी तक हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में प्रोसेस देखी, तो ध्यान रखना कि ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिल्टर एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन, इसलिए हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का सेकंड नेम क्या है? ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन, क्योंकि ग्लोबुलर कैपिलरीज के थ्रू हो रहा है। तो चलो यानी पहला कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में क्या, और आपको ये भी पता है कि ग्लोमेरुलस होता है, ये ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो ग्लोमेरुलस इज द हाई प्रेशर कैपिलरी बेड। ध्यान रखना, आपको थोड़ा ग्लोमेरुलस को जितना ग्लोमेरुलस का कंसेप्ट ध्यान में आएगा उतना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपको बहुत अच्छे से ध्यान में आएगा। अगर आप ग्लोमेरुलस कंसेप्ट को समझते नहीं है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपको जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। तो ग्लोमेरुलस के लिए हम कहते हैं एनास्टोमोसिस प्लेक्सस। ग्लोमेरुलस इज अ टफ टर्म नॉट ऑफ 50 कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज आर ऑफ फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, उनकी परमेबिलिटी नॉर्मल कैपिलरी से ज्यादा होती है। These are the modified capillaries for the ultra filtration। बाद में हमने बोला कि ग्लोमेरुलस इज द हाई प्रेशर कैपिलरी बेड। यानी पॉइंट्स को दोहराना है बच्चों, क्योंकि एक बार आपने अगर सीख लिया, एक बार अगर आपने सीख लिया तो एक बार सीखने से काम चलने वाला नहीं है। आपको उस पॉइंट को बार-बार क्या करना, वहां पर दोहराना है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जितनी बार आप दोहराएंगे आपको फायदा होगा। अभी अगला पॉइंट देखते हैं कि ग्लोमेरुलस इज अ हाई प्रेशर कैपिलरी बेड है। तो यहाँ पर हाई कैपिलरी प्रेशर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें ज्यादा प्रेशर डेवलप करना है। तो ज्यादा प्रेशर जो होता है ध्यान रखना, तो ज्यादा प्रेशर जो होता है इसकी वजह से ब्लड का ऊपर क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। तो पॉइंट आपका ध्यान रखना है। ओके, अभी हम देखेंगे इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। अभी यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कितने प्रेशर पर होने वाला है? तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्रेशर उसी के साथ हम बोल रहे इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, एंड एग्जैक्टली जब यहाँ पर ब्लड के कंपोनेंट यानी प्लाज्मा के कंपोनेंट यहाँ पर फिल्टर हो गए तो उसके लिए इफेक्टिव फिल्ट्रेटिंग प्रेशर कितना है। इसके लिए हम यहाँ पर पहले देखते हैं कि इसके लिए फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है। हाउ कैन यू कैलकुलेट द इफेक्टिव फिल्ट्रेटिंग प्रेशर? यानी जो यहाँ पर जो ग्लोबल फिल्टरिंग बनने वाला है उसके लिए एग्जैक्टली इफेक्टिव फिल्ट्रेटिंग प्रेशर क्या है? तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इफेक्टिव फिल्ट्रेटिंग प्रेशर? तो इफेक्टिव फिल्ट्रेटिंग प्रेशर का फार्मूला ये है कि आप पहले फार्मूला लिखते हैं। इफेक्टिव फिल्ट्रेटिंग प्रेशर में EFP, यानी इसे कहते हैं, इसका फार्मूला ऐसे बनता है कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी इसे कहते हैं GHP। पहले हम शब्द को समझ लेते हैं, बाद में समझेंगे। माइनस ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी दो कंपोनेंट को प्लस करना है, उसको इससे माइनस करता है। अब इसका अगर हम शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, शॉर्ट फॉर्म के अंदर रहने पर तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ने से कहते हैं GHP। क्या कहते हैं? GHP। GHP का मतलब होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसे कहते हैं GHP। इसमें से ध्यान रखना
कि ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का शॉर्ट फॉर्म है BCOP, और इसके अंदर प्लस क्या करना मुझे, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ओके, यानी CHP। यानी नेम आपको पता चल कि पहला GHP, दूसरा BCOP और तीसरा CHP। उसके साथ मैंने एरो भी वहां पर दिखा है। एरो का मतलब क्या है, तो एरो का मतलब ये ध्यान रखना पर कि GHP जो होता है, GHP यानी ग्लोबुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोबुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों डेवलप होने वाला है। तो ग्लोबुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होने का कारण ये है कि ये जो आर्टियोल है, एफ्रन आर्टियोल है, ये आर्टियोल इफ्रन आर्टियोल है, इसका डायमीटर जो होता है, इसका डायमीटर क्या होता है, लार्जर, और इफ्रन आर्टियोल का डायमीटर क्या होता है, छोटा होता है। तो इसका डायमीटर बड़ा है और इसका डायमीटर क्या छोटा है, तो आने वाला ब्लड ज्यादा है, जाने वाला ब्लड कम है, तो नेचुरली यहाँ पर प्रेशर डेवलप होगा। और जो प्रेशर डेवलप होगा उसे कहते हैं ग्लोबुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मैंने आपको एक एग्जांपल लास्ट टाइम भी दिया था कि जैसे अगर ये टैंक है और इस टैंक के अंदर मैंने इनलेट जो बढ़ा दिया है और इसका आउटलेट अगर मैं छोटा रखता हूँ, तो इस आउटलेट मतलब ये जो नल मैंने यहाँ पर रखा है, तो नेचुरली यहाँ पर जो भी वाटर आएगा वो प्रेशर के साथ आएगा, क्योंकि इस टैंक के अंदर मैंने ज्यादा पानी छोड़ा है, इसका इनलेट मैंने बड़ा रखा है और इसका इनलेट बड़ा रखा है, आउटलेट छोटा रखा है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, प्रेशर मिलेगा। तो सेम थिंग आप देखते हैं कि जैसे हमारी ओवरहेड टैंक होती है बिल्डिंग के ऊपर, ओके, बिल्डिंग के ऊपर टैंक होती है जिसको हम ज्यादा पानी सप्लाई करते हैं, वहां से हम छोटे नल से पानी निकालते हैं, तो हमें प्रेशर जो समझ में आता है। तो सेम सिंपल प्रिंसिपल, इतना ही सिंपल प्रिंसिपल हमारे यहाँ पर ग्लोमेरुलस में यूज किया गया है कि आने वाला ब्लड ज्यादा, जाने वाला ब्लड कम, तो नेचुरली यहाँ पर प्रेशर मेंटेन होगा। और एफ्रेंट का डायमीटर लार्जर, इफ्रेंट का डायमीटर कम, तो नेचुरली यहाँ पर प्रेशर डेवलप होगा एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड GHP। तो GHP की डायरेक्शन ऊपर से नीचे होगी, GHP की डायरेक्शन ऊपर से नीचे होगी, क्योंकि GHP इस ब्लड को फिल्टर करवाने के लिए फोर्स लगाएगा। तो GHP इस ब्लड को, ब्लड के कंपोनेंट को, प्लाज्मा के कंपोनेंट को फिल्टर करवाने के लिए फोर्स लगाएगा। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगवाएगा, फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगवाएगा। तो और यहाँ पर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए मेजर यहाँ पर प्रेशर डेवलप करने का काम कौन करता है, GHP करता है। और GHP जो डेवलप होता है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जो प्रेशर डेवलप होता है, इसका कारण, पहला कारण ये है कि एफ्रेंट का डायमीटर बड़ा और इफ्रेंट का डायमीटर छोटा। अगर आपको GHP कम ज्यादा करना है तो आप लॉजिकली यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर डायमीटर का संबंध आएगा, क्योंकि डायमीटर जब एफ्रेंट का बड़ा रहेगा, इफ्रेंट का कम रहेगा, तभी यहाँ पर GHP मेंटेन होगा। अगर हम समझते हैं लॉजिकली, इफ सपोज इफ्रेंट आर्टियोल का डायमीटर बड़ा हो गया और एफ्रेंट का छोटा हो गया, तो व्हाट विल हैपन हियर, अगर इफ्रेंट का डायमीटर बड़ा हो गया और एफ्रेंट का छोटा हो गया, तो यहाँ पर GHP डेवलप होगा नहीं। तो ये जो है क्वांटिटी 60 mmHg है, तो काफी कम हो जाएगा, और जब ये कम हो जाएगा तो यहाँ पर किडनी यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं कर पाएगी, तो वहां पर किडनी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं कर पाएगी। इसीलिए आप देखते हैं कि एफ्रेंट डायमीटर इज लार्जर एंड इफ्रेंट आर्टियोल, इसका डायमीटर हमेशा क्या रखा है, छोटा रखा है। और यहाँ पर आप फ्यूचर में और बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर भी सीखने वाले, क्योंकि यहाँ पर आगे चलकर आपको JGA सीखना है इसी स्पॉट के अंदर। फिलहाल तो हम इसको ऐसे सिंपल तरीके से सीख रहे हैं, लेकिन यहीं पर हमें आगे चलकर GGA एपरेटस भी सीखना है, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस भी सीखना है, मैकुला डेंसा सेल हमें सीखना है, और उसके थ्रू यहाँ पर कैसे इनके डायमीटर को कंट्रोल किया जाता है वो भी हमें देखना है। तो आगे का पार्ट है, लेकिन उसकी हम शुरुआत बना रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर हमें ऑटो रेगुलेशन ऑफ GMR देखना है, ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी। यानी अगर आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर कितना भी हो जाए, कम हो ज्यादा हो, लेकिन किडनी के अंदर ब्लड प्रेशर हमेशा मेंटेन होता है। ओके, जैसे कोई पर्सन है, जैसे आप देखते हैं कि जनरली जब हम गुस्सा होते हैं, तो गुस्सा होने के बाद हमारे हार्ट के रेट मतलब बीट बढ़ जाते हैं, बीट बढ़ने से हमारा प्रेशर बढ़ता है। तो क्या उस बड़े ब्लड का प्रेशर जब बढ़ता है, तो उस समय क्या हमारा किडनी का प्रेशर बढ़ता है? नहीं। मतलब एक ध्यान रखना कि हमारे बॉडी के बाकी सर्कुलेशन में अगर ब्लड सर्कुलेशन का प्रेशर बढ़ता भी है, तो भी किडनी अपने अंदर एक प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। ओके, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, और यही तो आपको फंक्शन दोहराना है, क्योंकि किडनी के ब्लड से रिलेटेड 3 फंक्शन है। ओके, पहला फंक्शन क्या आपको याद आ रहा है,
तो मेंटेन द ब्लड प्रेशर, मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम and maintain the pH of blood. These are the three important functions of kidney related to blood. बाकी के भी फंक्शन है, तो किडनी के फंक्शन हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें पूरा जो सीखना है उसी के अंदर हम ये सीखना कि किडनी के फंक्शन जो है एक एक्सक्रीशन, आपको याद आ रहा है, थोड़ा सा रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन करना बिल्कुल मस्ट है। रिवीजन जब तक आप नहीं करेंगे तो आपका नॉलेज कंप्लीट होने वाला नहीं है। और आप देखेंगे कि आपको एक्सपेक्टेशन क्या रखा गया आपसे, 2 साल का एक साथ एकेडमिक कंटेंट आपको याद करना उस समय, वो तभी तो याद होगा जब उसको हम दोहराएंगे। और सिंपल है, जो भी आप दोहराते हैं वो आपके टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट होता है। शिफ्ट फ्रॉम योर टेम्पररी मेमोरी टू परमानेंट मेमोरी। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है कि जितना आप दोहराएंगे उतना आपका काम क्या होगा, आसान होगा। उसमें भी एक पॉइंट है कि जैसे टॉपिक आप जब नया सीखते हो तो उसका एक टाइम लिमिट होता है, विदिन टाइम लिमिट अगर आप उसको दोहराते हो तो उस आगे चलकर आपका टाइम बचने वाला है। क्योंकि जब आप उस टॉपिक को पूरा पढ़ते नहीं हो, छोड़ देते हो और कुछ दिन के बाद वापस उस टॉपिक को हाथ लगाते हो, तब तक आपके दिमाग में उस टॉपिक के बारे में कई सारे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाते हैं और फिर आपका आगे का समय उस कंफ्यूजन को निकालने में चला जाता है और नया प्रोग्रेस आपका होता नहीं है। इसीलिए किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ते हो तो जितनी जल्दी हो सके उसके टाइम लिमिट के अंदर, जब टॉपिक फ्रेश होता है आपके लिए, उसी समय उसको बार-बार दोहरा के उसको बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर देना है। और जब आप टॉपिक सीखते हो तो सेकंड एंड से आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करना है, क्योंकि एमसीक्यू आपको सिखाते हैं कि कंटेंट को किस तरह से आपको याद करना है, कंटेंट का एप्लीकेशन कैसे होता है। तो दोनों एंड आपको अच्छे से समझना है, उसका बैलेंस आप मेंटेन करें। ओके, तो ये बताना बहुत जरूरी होता है बीच बीच में, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आप पर बहुत प्रेशर होता है, 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं और इसीलिए ध्यान रखना कि आपको इस तरह से प्रॉपर तरीके से काम करना है। ओके, बीच बीच में हिंट देना नेसेसरी होता है। चलो अभी हम वापस हमारे कंटेंट पर आते हैं। तो पहला कंटेंट हमारा जीएसपी होता है। जीएसपी दैट इज व्हाट, ग्लोबल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हमने इसको समझा कि इसका पहला कारण है कि अफ्रंट का डायमीटर लार्ज है, रिफ्रंट का छोटा, तो यहाँ पर प्रेशर डेवलप हो रहा है, दैट इज जीएसपी। जीएसपी डेवलप होने का सेकंड रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो अभी तक मैंने नहीं बताया। तो जीएसपी का सेकंड रीजन ये भी है क्योंकि जो ब्लड आ रहा है हार्ट की तरफ से आ रहा है। आपने ब्लड सप्लाई किडनी का देखा है, तो हार्ट से जो ब्लड आ रहा है, हार्ट भी ब्लड को पंप कर रहा है, और जब हार्ट भी ब्लड को पंप करता है तो उसका भी एक नेचुरल प्रेशर ब्लड को होता है। तो दैट इज आल्सो द रीजन टू क्रिएट द प्रेशर हियर। मतलब यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करने के 2 तरीके, एक इनके डायमीटर का डिफरेंस पहला रीजन, और दूसरा जो हार्ट ब्लड पंप कर रहा है उस पंपिंग की वजह से भी यहाँ पर प्रेशर डेवलप होता है। और जीएसपी का मेन रोल है, जीएसपी का रोल यहाँ पर प्लाज्मा के कंटेंट को फिल्टर करवाया जाए। ओके, अभी ध्यान रखना कि जीएसपी जब ऊपर से नीचे एक्ट होगा तो इस प्रेशर को, इस फोर्स को अपोज करने वाले 2 फोर्स, इसे अपोज करने वाले 2 फोर्स है। एक मैंने यहाँ पर ऐसे एरो दिखाया और ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर बीसीओपी और सीएसपी, ध्यान रखना। तो जीएसपी को अपोज करने वाले 2 लोग हैं, यानी जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी होता है उसको 2 अपोज करते हैं। तो अगर ध्यान रखना कि आप अकेले हो और आपकी अच्छी सी बॉडी और आप 2 लोगों के साथ फाइटिंग कर रहे हैं, जब तक आपकी ताकत वो 2 से ज्यादा नहीं होगी आप उनको अच्छी तरह से मतलब बीट नहीं कर पाएंगे। वही फार्मूला यहाँ पर भी है कि ग्लोबल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो 60 mmHg है उसको अपोज करने वाले 2 फैक्टर है। तो एक एक फैक्टर को हम समझते हैं। पहला फैक्टर है BCOP। व्हाट इज द BCOP? ब्लड कोलाइड ऑस्मैटिक प्रेशर। व्हाट इज दैट? ब्लड कोलाइड ऑस्मैटिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड BCOP। और सेकंड है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड CHP। अभी सवाल है कि आपके मन में आएगा कि ये क्या है BCOP और ये कैसे डेवलप हो रहा है, ये अपोज क्यों कर रहा है? तो अपोज करने का कारण है कि ध्यान रखना कि जब यहाँ पर ब्लड है, आप देख रहे हैं ब्लड के साथ क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा जो प्रोटीन है ध्यान रखना, तो यहाँ जो ये जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं प्लाज्मा के अंदर, क्या है? प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स है, आयंस है, सॉल्ट है, बाद में उसके अंदर ग्लूकोज है। और आप यहाँ पर एक टर्म मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ऑस्मोलाइट। तो ध्यान रखना कि नॉर्मल यहाँ पर एक टर्म ऑस्मोलाइट। ऑस्मोलाइट ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो वाटर लविंग होते हैं, जिनको वाटर से अट्रैक्शन होता है, हाइड्रोफिलिक होते हैं। ऑस्मोलाइट को वाटर लविंग होते हैं, ध्यान रखना, दे आर वाटर लविंग, यानी वाटर
के साथ उनका अट्रैक्शन होता है, उन्हें कहते हैं ऑस्मोलाइट। ऑस्मोलाइट पानी को खींचते हैं। और यहाँ पर आप जो ब्लड ला रहे हैं, आप जो प्लाज्मा ला रहे हैं, इस प्लाज्मा के अंदर ऑस्मोलाइट कौन है? इस प्लाज्मा के अंदर ऑस्मोलाइट है। दैट इज गेट हियर, दोस्त, प्लाज्मा के अंदर ऑस्मोलाइट है, प्लाज्मा प्रोटीन। कौन है यहाँ पर? प्लाज्मा प्रोटीन उसके अंदर है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन और खास एक नाम मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, दैट इज कॉल्ड अल्बुमिन। खास करके यहाँ पर एक अल्बुमिन नाम का प्लाज्मा प्रोटीन है, बाकी भी यहाँ पर होते हैं। बाद में यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ग्लूकोज है और बाद में यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे सॉल्ट है। तो ये जो तीनों है ऑस्मोलाइट्स है और जो ब्लड यहाँ पर आ रहा है उसके अंदर ऑस्मोलाइट्स है। तो ऑस्मोलाइट्स क्या करेंगे? एक्चुअली हमें क्या करना है कि प्लाज्मा का कंटेंट फिल्टर करना है। उसमें ज्यादातर क्या वाटर ही होता है, तो वाटर को भी फिल्टर करना है। लेकिन क्या होगा, जब आप यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इस ब्लड के अंदर, इस प्लाज्मा के अंदर जो तीन मॉलिक्यूल है, कौन से? प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लूकोज और सॉल्ट, इनकी टेंडेंसी पानी को पकड़ के रखने की है। तो पानी को आसानी से यहाँ से फिल्टर होने नहीं देंगे। तो वाटर को यहाँ पर आसानी से फिल्टर नहीं होंगे, वाटर को पकड़ के रखेंगे और वाटर यहाँ से फिल्टर नहीं होगा। यानी इससे कहते हैं इन प्लाज्मा प्रोटीन के वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है, दैट्स कॉल्ड BCOP, यानी ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपको ध्यान रखना है कि BCOP का मेन रीजन कौन है? थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, वो ऑस्मोलाइट है। ऑस्मोलाइट किस में प्रेजेंट है? ऑस्मोलाइट प्रेजेंट इन प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा के अंदर जो ऑस्मोलाइट है वो यहाँ से पानी को फिल्टर होने से अपोज करते हैं। मतलब इन शॉर्ट वो GSP को अपोज करते हैं। और ऑस्मोलाइट कौन है? व्हाट इज ऑस्मोलाइट? वाटर लिविंग सब्सटेंसेस। उसके एग्जांपल क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन, अल्बुमिन, ग्लोबुलर सॉल्ट। थोड़ा डिटेल में आपको बता रहा हूँ, एक बार आप डिटेल में अगर पढ़ ले तो फिर आपको आगे चलकर आपके दिमाग के अंदर एक ट्रैक तैयार होता है, जिससे आपकी MCQ सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है। तो एक्सप्लेनेशन डीपली होना बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे लेक्चर्स के अंदर जितना डीपली एक्सप्लेनेशन होता है, उतना शायद ही आपको किसी ऑनलाइन लेक्चर्स में इतना डीप नॉलेज आपको मिले। ताकि मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट को किसी और मटेरियल के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट तभी सीखता है जब टीचर अपने मुंह से एक्सप्लेन करता है। जब टीचर से वो बात निकलती तो स्टूडेंट के जल्दी ध्यान में आता है। वैसे तो ज्ञान पूरे किताबों में भरा पड़ा हुआ है, लेकिन आप देखो कि आपका पूरा मन लगता है उसको पढ़ने में। जब तक टीचर उसको दोहराता नहीं है, स्टूडेंट उसे सीख नहीं पाता है। और यही तो आप देखते हैं कि यही तो इम्पोर्टेंस है टीचर का। ओके, टीचर इज अ मीडिएटर बिटवीन स्टूडेंट्स एंड बुक्स। और यही मैं रोल प्ले करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कोई भी कंसेप्ट डिटेल के साथ आपके साथ पहुंचा जाए, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो चलो, एक GSP हमने पहले क्लियर किया, दूसरा कंसेप्ट हमने कंप्लीट किया BCOP, ब्लड। शब्द को समझना है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। उसका कारण कौन है? ऑस्मोलाइट। बाकी मैंने आपको सब बताया हुआ है। और ये प्रेशर GSP को अपोज करेगा। GSP ऊपर से नीचे आएगा तो ये नीचे से ऊपर आएगा, क्योंकि ब्लड के अंदर ही को अपोज करेगा, तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन को अपोज होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है CH, यानी कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब आप देखेंगे जब यहाँ पर GSP की वजह से फिल्ट्रेट आएगा, यहाँ पर जब फिल्ट्रेट आएगा, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट स्पेस के अंदर भरा है, इसे कहते हैं कैप्सुलर स्पेस। ये इसे कहते हैं कैप्सुलर स्पेस, इन्वर्स स्पेस। तो जब फिल्ट्रेशन यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है, तो पहले का जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा स्पेस के अंदर भरा होगा, तो जो पहले का फिल्ट्रेट यहाँ पर प्रेजेंट है वो नए आने वाले फिल्ट्रेट को क्या करेगा? अपोज करेगा। ध्यान रखना। तो यहाँ का जो फिल्ट्रेट है, प्रीवियस फिल्ट्रेट विल अपोज टू द नेक्स्ट कमिंग फिल्ट्रेट। ओके, जैसे कई बार हम बस से या रेलवे से ट्रैवलिंग करते हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि बहुत बड़ी भीड़ उस रेल या बस में होती है, और हम देखते हैं कि अक्सर इतनी भीड़ होती है कि हमें दरवाजे से अंदर जाने के लिए जगह नहीं होती है। तो हम देखते हैं कि हम जब कोशिश करते हैं दरवाजे में जाने के लिए, तो पुराने लोग वहां के होते हैं, वो नए को अपोज करते हैं, उसको चढ़ने नहीं देते। ओके, फिर उसको थोड़ी जगह मिल गई, वो चढ़ गया, तो जैसे वो अंदर चला गया वो पुराना हो गया, वो आगे नए वाले को रोकता है। उसी तरह से यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो पहला फिल्ट्रेट यहाँ पर पास होगा, तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेट गया है वो आने वाले नए फिल्ट्रेट को अपोज करेगा। तो कैप्सुलर, कैप्सुलर मतलब बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के अंदर जो कैप्सुलर स्पेस है, वहां पर जो फिल्ट्रेट है उस पर प्रेशर डेवलप होगा,
और वो प्रेशर है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसे हम कहते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को अपोज करेगा। तो आप देख रहे हैं कि जीएसपी ऊपर से नीचे एक्ट होता है, जबकि बीसीओपी और सीएचपी नीचे से ऊपर एक्ट हो रहे हैं। यानी जीएसपी को अपोज करने वाले दो फैक्टर कौन से? ओके, याद आ रहा है आपको? जीएसपी को अपोज करने वाले दो फैक्टर कौन से? एक है बीसीओपी और दूसरा है सीएचपी। उनके लॉन्ग फॉर्म, उनका प्रेशर किस तरह से डाल होते हैं मैंने आपको बताया। तो अभी इनको हम अगर थोड़ा नंबर्स अगर डालते हैं तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है इसे कहते हैं 60 mmHg। यानी ये जो 60 mmHg होता है, आपको एक फार्मूले का अंदर डालना, इसके अंदर माइनस BCOP 32 होता है और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 18 होता है। यानी 32 प्लस 18 यानी 50 हो गया। अगर आप उसको 60 में से माइनस करते हैं, यहाँ पर 10 mmHg होता है। यानी इफेक्टिव फिल्ट्रेटिंग प्रेशर कितना होता है? तो यहाँ पर इफेक्टिव फिल्ट्रेटिंग प्रेशर 10 mmHg होता है। यानी यहाँ पर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होने वाली है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रेशर जो प्रोसेस होती है तब इफेक्टिव फिल्ट्रेटिंग प्रेशर कितना होता है? 10 mmHg होता है। यानी दो प्रेशर से जीएसपी 10 mmHg ज्यादा होना चाहिए, और जब ये ज्यादा होगा तब जाके यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने वाला है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर जीएचपी अगर कम हो जाए तो नेचुरली यहाँ का इफेक्टिव फिल्ट्रेटिंग प्रेशर कम होगा, और इफेक्टिव फिल्ट्रेटिंग प्रेशर अगर कम होगा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कम होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कम होगा, यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा, तो किडनी प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं कर पाएगी। इसलिए ध्यान रखना कि इफेक्टिव फिल्ट्रेटिंग प्रेशर 10 mmHg होना जरूरी है। तो किडनी इसे हमेशा कांस्टेंट रखने की मतलब कोशिश करती है, और यही टॉपिक हमें आगे चलकर सीखना है, ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी। यानी किस तरह से चाहे आपका बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो या ज्यादा हो, यहाँ का फिल्ट्रेटिंग प्रेशर हमेशा 10 mmHg रहना चाहिए, और इसकी केयर किडनी करनी। किडनी का ऑटो रेगुलेशन यानी सेल्फ कंट्रोल, यानी किडनी का सेल्फ कंट्रोल है, ताकि आपका फिल्ट्रेटिंग प्रेशर 10 mmHg ही रहे। क्योंकि ये अगर प्रेशर बढ़ता है तो इससे हो सकता है कि फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन डैमेज हो सकता है। अगर ये कम हो गया तो यूरिन कम हो सकता है। तो किडनी ऑल द टाइम ट्राई करती है कि यहाँ पर 10 mmHg का प्रेशर मेंटेन रहे। इसके लिए हमें एक आगे एक अलग से टॉपिक खुलता है जो ऑटो रेगुलेशन और रास मैकेनिज्म में सीखना है, RAS रास मैकेनिज्म में सीखना है, तो आगे चलकर आपको समझने वाले। अभी यहाँ पर ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ की है, डायग्राम का मतलब क्या है? डायग्राम के अंदर मैंने कुछ यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो डायग्राम के अंदर मैंने ये समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो हो गया। अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जब होगा तो यहाँ पर फिल्ट्रेट आ गया। ओके, तो यहाँ पर आ गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। या इस स्पेस के अंदर जो भी फिल्ट्रेट जमा हो रहा है इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जैसे कहते हैं रिनल फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं हम? रिनल फिल्ट्रेट। यहाँ पर जो भी फिल्ट्रेट जमा हो रहा है उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या रिनल फिल्ट्रेट कहते हैं। तो ये जो फिल्ट्रेट है, ध्यान रखना, ये फिल्ट्रेट हमने देखा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस नॉन सिलेक्टिव है। यहाँ पर यूजफुल हार्मफुल ऐसा कोई मतलब डिफरेंशिएशन नहीं है, ये इसके हिसाब से हुआ है। तो इस फिल्ट्रेट के अंदर कई सारे यूजफुल सब्सटेंसेस हैं और कई हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं। तो यूजफुल सब्सटेंसेस मतलब आप देखेंगे कि इस फिल्ट्रेट को हम पूरी तरह से बॉडी के बाहर नहीं निकाल सकते। इस फिल्ट्रेट को हम एज इट इज बॉडी के बाहर निकाल नहीं सकते। यहाँ पर अभी यूरिन बना नहीं है, तो इसके जो यूजफुल सब्सटेंसेस है हम इसको फिर से एक बार पेरिट्यूबुलर नेटवर्क के अंदर रीअब्सॉर्ब करेंगे। तो आप देख रहे हैं इफ्रन आर्टेरियोल और पीटीएन है, और यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीअब्सॉर्ब फ्रॉम रिनल ट्यूब्यूल टू पेरिट्यूबुलर नेटवर्क, और इसे कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। मतलब यहाँ पर रीअब्सॉर्प्शन है, लेकिन कैसा है? सिलेक्टिव है। देखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नॉन सिलेक्टिव है, लेकिन रीअब्सॉर्प्शन सिलेक्टिव है। मतलब यहाँ पर हमने छोटे सारे कंपोनेंट प्लाज्मा के तो फिल्टर कर दिए, अभी सारे कंपोनेंट को हम एक साथ किडनी के बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए हम अभी चाहते हैं कि यूजफुल सब्सटेंसेस को हम क्या करेंगे? पेरिट्यूबुलर नेटवर्क के अंदर फिर से क्या करेंगे? इसको रीअब्सॉर्ब कर लेंगे, और जब इसको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। क्या कहते हैं? हम सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन क्या प्रोसेस है? तो रिनल ट्यूब्यूल से हम कैपिलरी के तरफ यूजफुल सब्सटेंसेस को रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, एंड इट्स कॉल्ड सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। ये सेकंड प्रोसेस हमें डिटेल में सीखना है।
अभी तीसरी भी प्रोसेस यहाँ पर समझाता हूँ। इस डायग्राम में तीनों प्रोसेस, तीनों कंसेप्ट एक साथ आपके सामने रखे हुए हैं। और तीसरा पॉइंट है कि एक्चुअली जब यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ तो सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस यहाँ पर फिल्टर होते नहीं है, तो फिर वापस वो इफ्रेंट में चले जाते हैं, इफ्रेंट से पेरिट्यूबुलर नेटवर्क चले गए। ओके, तो इफ्रेंट पेरिट्यूबुलर नेटवर्क के ब्लड में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनको हम ब्लड से फिल्ट्रेट में रिलीज करेंगे, यानी उनको हम सिक्रीट करेंगे, हम उनको ब्लड से रीनल फिल्ट्रेट में सिक्रीट करेंगे। दैट्स कॉल्ड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का मतलब ट्यूब्यूल में वो सिक्रीट हो रहे हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर ब्लड प्रेजेंट है और एक है रीनल ट्यूब्यूल है और इसके अंदर क्या रीनल फिल्ट्रेट है। ओके, ये रीनल ट्यूब्यूल है, रीनल फिल्ट्रेट है, तो ब्लड से वो हार्मफुल सब्सटेंसेस रीनल ट्यूब्यूल में सिक्रीट हो रहे हैं एंड दैट्स व्हाई द टर्म इज कॉल्ड रीनल सिक्रीशन। रीनल सिक्रीशन, यहाँ पर आप एक कंसेप्ट समझ सकते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में हमने क्या किया था कि ब्लड के अंदर जो सब्सटेंस है उसको फिल्टर किया और यहाँ से हमने कुछ सब्सटेंसेस रिमूव करने की कोशिश की, लेकिन जो सब्सटेंसेस फिल्टर नहीं हुए, एक्चुअली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बावजूद कुछ सब्सटेंसेस फिल्टर होते नहीं, फिर वो यहाँ पर इफ्रेंट में आ गए, ब्लड में आ गए। अभी जो सब्सटेंसेस फिल्टर नहीं हुए लेकिन जो हमारे हार्मफुल है उनको हम फिर से यहाँ पर सिक्रेट करेंगे, तो फिर से उनको रीनल ट्यूब्यूल में सिक्रेट कर देंगे, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है, उनको बॉडी से निकालना जरूरी है। तो नेचुरली आप देखेंगे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर सिक्रीशन एक दूसरे के साथ सप्लीमेंट्री है, यानी सप्लीमेंट्री मतलब दे आर हेल्प ईच अदर, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो एक दूसरे के साथ सप्लीमेंट्री है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का काम भी रीनल फिल्ट्रेट के अंदर सब्सटेंसेस को फिल्टर करवाना है और ट्यूबुलर सिक्रीशन का काम भी ब्लड से हार्मफुल सब्सटेंसेस को सिक्रीशन करवाना है। यहाँ पर फिल्टर करवाना है, यहाँ पर सिक्रीशन करवाना है। तो आप देखेंगे ये दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट्री है। लेकिन ग्लोमेरुलर आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो दो कांसेप्ट है कौन से, अगर आप देखेंगे कि सिलेक्टिव रिएब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन एक दूसरे के अपोजिट फिनोमेनन है, तो सिलेक्टिव रिएब्सॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन एक दूसरे के अपोजिट फिनोमेनन है, क्योंकि सिलेक्टिव रिएब्सॉर्प्शन में यूजफुल सब्सटेंसेस रीनल ट्यूब्यूल से कैपिलरी में जा रहे हैं और ट्यूबुलर सिक्रीशन में वो आप देख रहे हैं कि यानी पीटीएल से यानी पेरिट्यूबुलर नेटवर्क से रीनल ट्यूब्यूल में जा रहे हैं, यानी ये दो कांसेप्ट एक दूसरे से एग्जैक्टली अपोजिट है। यहाँ पर आप इसको महसूस कर सकते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि तीनों के रिलेशनशिप अगर एक बार आपको ध्यान में जाए तो फिर आपको समझना आसान होता है। तो सिलेक्टिव रिएब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन इज अपोजिट प्रोसेस। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये अपोजिट प्रोसेस है, जबकि आप देखेंगे यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ट्यूबुलर सिक्रीशन एक दूसरे के सप्लीमेंट्री प्रोसेस है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। अभी अगला एक पॉइंट हमें इसके साथ देखना ही है कि डायमीटर ऑफ इफ्रेंट आर्ट्रियोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू GHP। ओके, GHP यानी ग्लोबल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो डायमीटर ऑफ इफ्रेंट आर्ट्रियोल मतलब आप देखिए अभी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एफ्रेंट आर्ट्रियोल है, इफ्रेंट आर्ट्रियोल है। ओके, यहीं पर हम फोकस करते हैं। तो डायमीटर ऑफ इफ्रेंट आर्ट्रियोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल GHP। मतलब आप देखेंगे अगर मुझे यहाँ पर GHP बढ़ाना है तो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर GHP बढ़ाना है तो मुझे इफ्रेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर जो है, इफ्रेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर कम करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए। अगर मुझे GHP बढ़ाना है तो इफ्रेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर मुझे कम करना चाहिए कि ज्यादा करना चाहिए? तो इसका आंसर है कि मुझे इफ्रेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर को कम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आने वाला ब्लड ज्यादा चाहिए, जाने वाला कम चाहिए, तो इसका डायमीटर जब छोटा रहेगा, जब इफ्रेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर कम होता है तो डायमीटर ऑफ इफ्रेंट आर्ट्रियोल डाउन होगा यानी कम होगा, तो GHP क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि नेचुरली यहाँ पर मुझे प्रेशर बढ़ाने के लिए इसका डायमीटर मुझे छोटा करना है, क्योंकि ये लॉजिक वापस हम देखते हैं कि अगर मैंने इनलेट छोटा रखा और यहाँ पर बड़ा नल लगा दिया तो क्या यहाँ पर प्रेशर आएगा? यहाँ पर प्रेशर नहीं आएगा, इसलिए ये नहीं सकता है। इसलिए एफ्रेंट आर्ट्रियोल ये क्या है, इफ्रेंट आर्ट्रियोल का काम कर रहा है। इसलिए हमें प्रिंसिपल कौन सा अप्लाई करना है कि हमें इनलेट बड़ा होना चाहिए, आउटलेट छोटा होना चाहिए। और आप बहुत बड़ा इनलेट लगा रहे हैं, बहुत छोटा आउटलेट लगा रहे हैं, तो नेचुरली यहाँ पर प्रेशर मेंटेन होगा। इसलिए जितना डायमीटर इफ्रेंट का छोटा होगा उतना GHP ज्यादा होगा, यानी आप देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है डायमीटर ऑफ इफ्रेंट आर्ट्रियोल एंड GHP, अगर ये नीचे ये कम होगा तो ये बढ़ने वाला है। तो डायमीटर ऑफ इफ्रेंट आर्ट्रियोल अगर बढ़ता है तो GHP क्या होने वाला है, कम होने वाला है।
यानी इफ्रन आर्टिकल का डायमीटर की साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी भी हालत में एफरन आर्टिकल से इफ्रन आर्टिकल की साइज कम होनी चाहिए और इफ्रन आर्टिकल की डायमीटर की साइज जब कम होती है तो जीएसपी बढ़ता है और एक्चुअली इसको बाद में पढ़ने वाले हो इस इफ्रन आर्टिकल पर एडीएच नाम का हार्मोन एक्ट होने वाला है। एडीएच नाम का हार्मोन एक्ट होने वाला है और एडीएच को ही वैसोप्रेसिन कहते हैं जो आपको बाद में रास मैकेनिज्म में सीखना है। थोड़ा पॉइंट मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ क्योंकि अगर कभी किडनी को जीएसपी अगर बढ़ाना है तो सिंपल है कि इसका डायमीटर छोटा कर दे और इसका डायमीटर छोटा करने के लिए हार्मोन होता है दैट इज कॉल्ड एडीएच। एडीएच का लॉन्ग फॉर्म होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसका अल्टरनेट नेम है वैसोप्रेसिन। और आगे चलकर आप और एक नाम मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे एंजियोटेंसिन, यहाँ पर एंजियोटेंसिन सेकंड भी यहाँ पर एक्ट होने वाला है। तो इसकी जो अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, अभी ये सारे नाम आपको आगे लगने वाले हैं जो एक्ट रेगुलेशन या रास मैकेनिज्म में आपको समझ में आने वाला है कि इफ्रन आर्टिकल से रिलेटेड आपको दो हार्मोन ध्यान रखना है। एक एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसे कहते हैं वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन नाम में ही सब कुछ आप देख सकते हैं। वैसो यानी वेसल, प्रेसी यानी प्रेस करना यानी उसे कॉन्ट्रैक्ट करना यानी वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करने वाला हार्मोन दैट इज कॉल्ड वैसोप्रेसिन। इसे कहते हैं एंजियोटेंसिन सेकंड। सॉरी वैसोप्रेसिन अलग है और दूसरा हार्मोन कौन सा है एंजियोटेंसिन सेकंड जो आपको रास मैकेनिज्म में बाद में सीखना है जिसका प्रीकर्सर का एंजियोटेंसिन जो लिवर से आने वाला है बाद में आपको समझाने वाला है। या फिर आप घर पर थोड़ा रास मैकेनिज्म पढ़िए तो आपको जब सेकंड टाइम आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इसका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इफ्रन आर्टिकल पर एक्ट होने वाले हार्मोन कौन से, उसके डायमीटर को छोटे करने वाले हार्मोन्स कौन से, तो एक एडीएच और दूसरा है एंजियोटेंसिन सेकंड। ओके, तो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों क्या करते हैं जीएसपी ट्रैक करने का काम करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, यहां पर आप देख रहे हैं कि डायमीटर ऑफ इफ्रन आर्टिकल डिक्रीज बाय दिस हार्मोन ओनली हमने बताई। और ध्यान रखना पर कि एडीएच होता है, एडीएच का मैंने डबल रोल यहां पर दिखा है कि एडीएच इफ्रन आर्टिकल पे एक्ट होता है और इट इज आल्सो एक्ट ऑन डीसीटी। तो एडीएच डीसीटी पर एक्ट होता है। एडीएच का डीसीटी के साथ क्या रोल होता है, जब एडीएच एक्ट डीसीटी पर होता है इट इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ डीसीटी एंड पॉजेस द फैकल्टी टू वाटर रिअब्सॉर्प्शन। यानी यहां से जब जरूरत पड़ने पर वाटर रिअब्सॉर्ब होता है, इसे कहते हैं फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव मतलब नॉट कंपल्सरी, नॉट कंपल्सरी, ये टर्म भी आपको आगे चलकर लगने वाली है। तो डीसीटी में फ्यूचर में जो फैकल्टेटिव वाटर रिअब्सॉर्ब होता है, इसलिए जरूरत पड़ने पर डीसीटी की परमेबिलिटी बढ़ाने का काम कौन करता है, एडीएच करता है। आपको घर पर थोड़ा इसका स्टडी करना है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एडीएच। एडीएच का रोल क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक, एक्चुअली डायरेटिक का मतलब क्या है कि यूरिन को क्वांटिटी को बढ़ाना, यूरिन को डाइल्यूट करना, और इसका अपोजिट वर्ड है एंटी डायरेटिक जो यूरिन के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। यूरिन को कंसंट्रेशन को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है, एंटी डायरेटिक। यानी सिंपल सा उसका नेम है, ध्यान रखना। इसकी डिटेल जानकारी आप जमा करो तो मैं आपको कहूंगा कि यू शुड कलेक्ट द 10 पॉइंट अबाउट एडीएच। सीक्रेट कहां से होता है, एक्ट कहां पर होता है, उसके फंक्शंस क्या है, तो एडीएच के बारे में आप 10 पॉइंट कलेक्ट करो। ओके, अभी जो आपको बता रहा हूं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको आने वाले लेक्चर्स में मिल जाएगा। अभी हम थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पर देखते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फिल्ट्रेट जमा होता है उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। अभी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का अल्टरनेट नेम क्या है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का अल्टरनेट नेम है यहाँ पर रिनल फिल्ट्रेट। क्या करें इसको, रिनल फिल्ट्रेट। मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में यहाँ पर जो फिल्ट्रेट कलेक्ट होने वाला है इसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ऐसे कहते हैं, रिनल फिल्ट्रेट कहते हैं। अब इसके सारे पॉइंट अगर हम एक जगह पर जमा कर लेते हैं, एक बार फिर से इसको हम दोहराते हैं, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का रेट क्या था, 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट। बाद में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की क्वांटिटी कितनी होती है, 1 लीटर, 180 लीटर पर डे, एक दिन में 180 लीटर। ओके, तो इसे रिनल फिल्ट्रेट भी कहते हैं। देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को रिनल फिल्ट्रेट कहते हैं, इसे हम प्राइमरी यूरिन कहते हैं क्योंकि फाइनल यूरिन नहीं है, ये तो प्राइमरी यूरिन है। बट बाद में यहाँ पर आप देखेंगे फाइनल यूरिन बनने वाला है। एक्चुअली हम इसको यूरिन नहीं कह सकते, मैच्योर यूरिन, हम इसे कहेंगे प्राइमरी यूरिन क्योंकि इसमें बहुत सारे यूजफुल आपको सब्सटेंसेस एक साथ है। इसे हम डीप्रोटीनेस प्लाज्मा भी कहते हैं, इसे हम प्रोटीनलेस प्लाज्मा भी कहते हैं क्योंकि एक्चुअली ये प्लाज्मा है लेकिन जिसमें प्रोटीन नहीं है।
ये प्लाज्मा है लेकिन जिसमें प्रोटीन नहीं है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में एग्जैक्टली क्या क्या नहीं है, तो मैंने आपको बताया था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, उसके अंदर ब्लड सेल नहीं, ब्लड सेल मतलब कौन सी नहीं, आरबीसी नहीं, आरबीसी का सेकंड नेम क्या है, इरिथ्रोसाइट। बाद में उसके अंदर ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी नहीं है, प्लेटलेट्स उसके अंदर नहीं है, और आप देखेंगे ये कंपोनेंट उसके अंदर नहीं है। तो ये सारे कंपोनेंट छोड़ के प्लाज्मा के बाकी के पार्ट उसके अंदर प्रेजेंट है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इधर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एक आइसोटोनिक टू प्लाज्मा होता है मतलब ये प्लाज्मा को आइसोटोनिक होता है, यानी बॉडी में जो प्लाज्मा है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये यहाँ पर अभी जो आप देखेंगे इस रीनल ट्यूबल के अंदर अभी जो फिल्ट्रेट से भरा हुआ है इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट किस में होगा, पीसीटी में होगा, ओके, डिसेंडिंग लिम्ब में होगा, असेंडिंग लिम्ब में होगा, डीसीटी में होगा, जब तक वो फाइनली कलेक्टिंग डक्ट तक नहीं आता है, रीनल पैपिला तक नहीं आता है, उसे मैचुरिनम कहते नहीं है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से पूरी ये जो रीनल ट्यूबुल में भरी होगी ये आइसोटोनिक टू प्लाज्मा होगा। आइसोटोनिक मतलब क्या है, उसका कंसंट्रेशन और प्लाज्मा का कंसंट्रेशन ब्लड जो है वो सेम होगा, दैट इज आइसोटोनिक टू प्लाज्मा। बाद में हम देखेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या कैसे रहता है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ब्लड सेल और प्लाज्मा प्रोटीन अब्सेंट होती है, ओके। बाद में हम देखेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का रेट, मतलब यहाँ से एग्जैक्टली हम देखा कि 180 लीटर फिल्टर रहता है, तो 180 लीटर से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, या कई बार बॉडी को रिक्वायरमेंट लगती है तो बॉडी उसको कम ज्यादा कर सकती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए किडनी के पास एक मैकेनिज्म है, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म, जो बाद में हम यहाँ पर समझने वाले, क्योंकि इस लेक्चर के बाद आगे आने वाले जो टॉपिक है उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मुझे सिलेक्टिव रिएक्शन आपको समझाना है, ट्यूबुलर सिक्रीशन आपको मुझे समझाना है, उसके बाद मुझे आपको ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी वाला टॉपिक समझाना है, बाद में आपको रास मैकेनिज्म आपको समझाना है, बाद में और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज्म। इस टॉपिक का मैं आपके सामने नाम इसलिए ले रहा हूँ कि घर पर आपको भी ये मैं सिखाने से पहले इनके बारे में एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट करके रखते हैं तो आपको टॉपिक को समझने में थोड़ा मजा भी आएगा। और एक ध्यान रखना कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक समय आता है हर चैप्टर के अंदर कि जहां पर थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर जोड़ने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ह्यूमन डाइजेशन सीखा, लेकिन आप देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन आप सीखते तो वहां पर भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, वहां पर हर एंजाइम के नाम, जूस के कंटेंट आपको रखना है, हर पार्ट को आपको करना है। तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन वहां पर भी वो दिक्कत वाला पार्ट है डाइजेशन के अंदर, एक्चुअली दिक्कत वाला नहीं है, लेकिन उसको अगर आप टेक्निकली जाएंगे तो आपको अच्छा मतलब वो सॉल्व हो जाएगा। ब्रीदिंग में आप जाएंगे तो ब्रीदिंग में जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस सीखते हैं, ओडीसी ऑक्सीजन डिसोसिएशन को, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उसके अंदर क्लोराइड शिफ्ट फिनोमेनन है, एम्बर्गर फिनोमेनन है। तो आप देखेंगे कि ये जो सारे फिनोमेनन है इनको समझने के लिए फिर आपको डिटेल वहां पर इंफॉर्मेशन होना चाहिए। यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर शुरुआत में चैप्टर आपको थोड़ा आसान लगता है कि जैसे जैसे आप आगे जाते हो तो उसके अंदर आपका पास्ट नॉलेज अगर अच्छा होगा तो आप चैप्टर के क्लाइमेक्स को अच्छे से समझ सकते हो। तो हर चैप्टर के अंदर आप इसको माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन करना है और कोशिश रहे कि आगे जाने से पहले हमारा पीछे का जो कंटेंट है उसको बहुत अच्छी तरह से कंक्रीट कर दे जाए। ओके, आपका जितने भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, एक लेक्चर आपको एक बार देखने से होने वाला नहीं है, तो एक लेक्चर को आपको 1 2 3 एटलीस्ट 3 टाइम देखना है और आपको एम डिसाइड करना है कि अभी इस बार मैं लेक्चर देखूंगा तो उसमें मुझे करना क्या है। तो फर्स्ट टाइम आपको सुनना है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है, सेकंड टाइम आपको पॉइंट नोट डाउन करने की कोशिश करना है, उसके अंदर मतलब फर्स्ट और सेकंड लेक्चर सुनने के बीच में आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, क्योंकि एमसीक्यू को दिमाग में लेकर अगर आप सेकंड टाइम उस लेक्चर को देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो ओके, इस तरह से आप देखेंगे कि आपको एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया ध्यान में रखते हुए लेक्चर्स को देखते जाना है। अभी दूसरा एक पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद सेकंड स्टेप क्या है, सिलेक्टिव रिएब्सॉर्प्शन। तो सिलेक्टिव रिएब्सॉर्प्शन की जरूरत क्या है, इसका कारण इस चार्ट के अंदर मैंने मेंशन किया है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, ध्यान पर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ओके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जैसे कहते हैं रिनल फिल्ट्रेट, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या रिनल फिल्ट्रेट जो है उसके अंदर मतलब यहाँ पर या फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर यूजफुल सब्सटेंसेस भी है और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी है। यूजफुल सब्सटेंसेस कौन से यहाँ पर, यूजफुल सब्सटेंसेस है वाटर, बाद में है ग्लूकोज, बाद में आप देखेंगे अमीनो एसिड,
बाद में हम देखेंगे विटामिन, बाद में हम देखेंगे हार्मोन्स, बाद में सॉल्ट लाइक Na+, K+, Cl-। अब देखेंगे ये सारे यूजफुल कंटेंट है कि जो यूजफुल होने के बावजूद यहाँ पर फिल्टर हो चुके हैं। तो इन यूजफुल सब्सटेंसेस को हमें फिर से एक बार ब्लड में रीअब्सॉर्ब करना है, क्योंकि हम इतना जो यूजफुल सब्सटेंसेस है, वाटर है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड है, विटामिन है, हार्मोन है, सॉल्ट, इनको बॉडी के बाहर नहीं फेंक सकते, या मन ने काम किए हैं, हम उनको फिर से एक बार रीनल ट्यूब्यूल से पेरिट्यूबुलर में अंदर रीअब्सॉर्ब करेंगे। लेकिन ग्लोबल फिल्ट्रेट का पूरा कंटेंट हम रीअब्सॉर्ब नहीं करते, हम ओनली यूजफुल सब्सटेंसेस को रीअब्सॉर्ब करते हैं, एंड दैट्स व्हाई द टर्म इज कॉल्ड सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। तो आपको ध्यान में आएगा सिलेक्टिव ऑब्जॉर्प्शन का पर्पस क्या है। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमने प्लाज्मा के सारे कंटेंट को, जितने छोटे मॉलिक्यूल थे उनको फिल्टर कर दिया, वहां पर हमने कोई सिलेक्शन नहीं रखा, इसलिए फिजिकल प्रोसेस है, नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस है, ये हमने ऑलरेडी देखा। फिर बाद में हमने देखा कि यहाँ पर उस सब्सटेंसेस के अंदर भी दोनों टाइप के सब्सटेंस है, यूजफुल हार्मफुल, तो इसमें यूजफुल सब्सटेंसेस हमें रीनल ट्यूब्यूल से कैपिलरी में अब्सॉर्ब करना है, तो इसे कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन और सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनको हमें वही रहने देना है। तो हार्मफुल सब्सटेंसेस के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन से होंगे। हार्मफुल सब्सटेंसेस यहाँ पर होगा यूरिया, यूरिक एसिड, फार्मूला क्या जानना चाहिए यूरिया का, रिमेंबर द फार्मूला ऑफ यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिन, हिब्रिक एसिड, पिगमेंट, यानी कोई आप जब फूड खाते हो उसके अंदर जो नेचुरल पिगमेंट होती है, डाइज होती है, होती है। और अब बाद में हम देखेंगे यहाँ पर ड्रग्स, जैसे हम मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन लेने के बाद जो ड्रग्स हमारे बॉडी में यूज होता है, जो बाद में जो यूज नहीं हुआ है, जो हिस्सा यूज नहीं होता है, वो बॉडी के बाहर फ्लो होता है, इसलिए ये हार्मफुल सब्सटेंसेस है, यूजफुल सब्सटेंसेस है। तो आगे की स्टेप हमारी ये है, ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पर थोड़ा दिखा है कि जैसे मानो ये रीनल ट्यूब्यूल, ये रीनल ट्यूब्यूल का हिस्सा है, रीनल ट्यूब्यूल, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और ये पीटीएन, पेरिट्यूबुलर म्यूकर, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्लड। तो हमें यूजफुल सब्सटेंसेस को रीनल ट्यूब्यूल के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से पेरिट्यूबुलर नेटवर्क के ब्लड में उनको रीअब्सॉर्ब करवाना है, ओके। तो इसे कहते हैं हम सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, ओके। तो आगे हमें डिटेल में देखना है कि नेफ्रॉन के कौन से हिस्से से क्या-क्या सिलेक्टिव रीअब्सॉर्ब होता है। पीसीटी से क्या होने वाला है, डिसेंडिंग लिम्ब से क्या होने वाला है, असेंडिंग लिम्ब से क्या होने वाला है, ओके, और डीसीटी से क्या होने वाला है। तो सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ये हमारे अगले लेक्चर्स में होगा, ओके। तो उसके लिए पहले आपको प्रिपरेशन करके रखना है। अगर आपको ये पार्ट थोड़ा मुश्किल जा रहा है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि सबसे पहले आपको नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कम से कम आप 10 टाइम तो भी आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ एंड लेबल। जितना स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का आपको अच्छे से समझ में आएगा उतना ये टॉपिक आपको समझने में आसानी रहेगी। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझने के बाद आप इस टॉपिक में जा सकते हो। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको मतलब यहाँ पर देता हूँ ओरली, इसको आपको करना है, ओके। पहला क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग जीएफआर। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पर अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, ओके। क्वेश्चन एक बार दोहरा दो, मेक अ लिस्ट ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग जीएफआर, ओके। सेकंड, दैट इज यू हैव टू रीड हियर ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी का ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म का आपको समझना है। बाद में तीसरा कांसेप्ट है यहाँ पर रास, ओके, रास का लॉन्ग फॉर्म को लिखना है। बाद में काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या आपको समझना है। और एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है कि जीजीए के कंपोनेंट कौन से होते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जीजीए, जक्स्टाग्लोमेरुलर फैक्टर्स के कौन से कंपोनेंट होते हैं वो आपको यहाँ पर याद करना है, ओके। बाद में व्हाट इज द डायमीटर ऑफ फेनेस्ट्रा, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ फिल्ट्रेशन स्लीव। तो फिल्ट्रेशन स्लीव का डायमीटर क्या होता है। और एक क्वेश्चन आपको देता हूं कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्रिएटिनिन। तो क्रिएटिनिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, आपको यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ फाइंड आउट करना है। और एक क्वेश्चन लास्ट आपको देता हूं कि व्हाई असेंडिंग लिंब इज कॉल्ड डायल्यूटिंग सेगमेंट। असेंडिंग लिंब को हम डायल्यूटिंग सेगमेंट क्यों कहते हैं, ओके। तो व्हाई असेंडिंग लिंब, आपको पता है असेंडिंग लिंब ऊपर जाता है, उसे डायल्यूटिंग सेगमेंट हम क्यों कहते हैं।
इस पॉइंट को आपको इस तरह से ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको फाइंड आउट करना है, ओके। और इससे आपका टॉपिक बहुत अच्छे से आपकी पकड़ उस पर आएगी, आप उसको अच्छी तरह से ग्रैब कर पाएंगे और एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे, ओके। तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं, ओके। और ये लेक्चर आज हम यहीं पर खत्म करते हैं और अगले लेक्चर में हम सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन का टॉपिक देखने वाले हैं, ओके। तो थैंक यू, आज हम यहीं पर रुकते हैं।